क्लास भारतीय भवन के तीसरा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस। संविधान की रचना और मूल्य विषय प्रस्तुत है। संविधान से क्या मतलब होता है? संविधान से अभिप्राय क्या है? तो संविधान से अभिप्राय यही है कि सरकार की बनावट के बारे में पता चलता है। सरकार की ढांचा, सरकार की बनावट, सरकार के ढांचा, संगठन से है। कहीं पूछेगा संविधान से अभिप्राय है कि सरकार की बनावट और ढांचा संगठन से है। प्रत्येक सरकार को चलाने के लिए योजना चाहिए। खाका या स्वरूप की आवश्यकता होती है। कोई भी सरकार रहेगा, प्रत्येक सरकार को चलाने के लिए योजना में प्लान बनाता है। खाका या स्वरूप की आवश्यकता होती है। सरकार के लिए कुछ लिखित या अलिखित नियम, सिद्धांत नियम, लिखित रहे या अलिखित रहे, लिखित अलिखित नियम, सिद्धांत, नीतियों, कार्यक्रम की भी आवश्यकता होती है जिनके अनुसार उसका संचालन किया जाता है। इसके संग्रह को ही संविधान कहते हैं। ये जितना संग्रह सभी को ही संविधान कहते हैं। पूछे संविधान के परिभाषा पूछे तो क्या है? संविधान से अभिप्राय है सरकार की बनावट का पता चलता है, ढांचा के संगठन से पता चलता है। सरकार को चलाना है तो सरकार को चलाने के लिए योजना, खाका, स्वरूप की आवश्यकता होती है। फिर लिखित अलिखित नियम होता है, सिद्धांत होता है, नीति होता है, कार्यक्रम होता है। इस सब की आवश्यकता पड़ता है। इस सभी के अनुसार, जिनके अनुसार उसका संचालन होता है, सभी के अनुसार देश संचालन चलता है। इसके संग्रह को ही संविधान कहते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य के लिए संविधान की अवश्य आवश्यकता पड़ती है। भाई, ठीक ना? कह रहा है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य, कोई भी लोकतांत्रिक राज्य है वहाँ संविधान की अवश्य जरूरी आवश्यकता पड़ती है। बिना समझे कि वो देश में संविधान नहीं है तो समझे को लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। भारत का भी अपना संविधान है, तभी भारत संविधान अपना संविधान है, तो इसलिए भारत लोकतांत्रिक देश कहलाता है। 1947 में भारत का विश्व के राजनीतिक क्षितिज पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय होता है। भारत कब स्वतंत्र होता है? 1947 में। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाने में आवश्यकता पड़ी है। संविधान बनाने के लिए दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा के स्थापना हुआ। पूछेगा संविधान, यहाँ से सवाल बनेगा। संविधान बनाने के लिए दिसंबर में, कब? दिसंबर के बात है। दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा की स्थापना हुआ था। पूछेगा संविधान बनाने के लिए दिसंबर में 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की स्थापना हुआ था। संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो संविधान सभा की स्थापना दिसंबर 1946 को होता। क्यों था? संविधान बनाने के लिए दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। तो संविधान सभा की स्थापना जब हुआ दिसंबर में 1946 में, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा नया संविधान बनाने में लगा। और 26 दिसंबर में हुआ संविधान सभा की स्थापना, और 2 वर्ष दिसंबर के बाद 1946 में 2 वर्ष जोड़िएगा तो 2 वर्ष 11 18 महीना, तो 26 नवंबर 1950 आता है। 26 नवंबर 1950 को स्वतंत्र भारत का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1950 को भारत का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। 46 में स्टार्ट हुआ, दिसंबर से संविधान सभा का स्थापना हुआ, और 26 जनवरी 1950 को, देखिए दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना होता है। दिसंबर में 1946 में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 46 और 3 49 आ जाए। 26 नवंबर 1950 को भारत का नया संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हो जाता है 26 जनवरी को, साल भर के बाद। 49 और 1 साल 50, 1950 को 26 जनवरी को लागू होता है। तो 26 जनवरी को ही भारत एक गणराज्य बन जाता है। गणराज्य बनकर तैयार होता है 26 जनवरी को। भारतीय संविधान के अपने उद्देश्य हैं। भारत का जो संविधान है उसका संविधान का अपना एक उद्देश्य भी है, जिसकी झलक संविधान की प्रस्तावना
मिलता है। पूछे भारतीय संविधान का अपना उद्देश्य है कि नहीं है उद्देश्य। भारतीय संविधान जो है इसका अपना उद्देश्य है, हाँ है। उसका झलक कहाँ दिखता है, तो उसका झलक संविधान की प्रस्तावना है उसी में दिखता है कि भारत के संविधान का अपना उद्देश्य है, प्रस्तावना में दिखता है झलक। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। 26 अप्रैल 1994 के दिन है। 26 अप्रैल 1994 का दिन है। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में स्वर्णिम दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आगे पढ़ते हैं। इसी तिथि को यानी कि 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका को क्या माना जाता है 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में स्वर्णिम दिन मनाया जाता है। क्यों, इसी तिथि को यानी 26 अप्रैल 1994 को डॉक्टर नेल्सन मंडेला 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में स्वर्णिम दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे। यानी डॉक्टर नेल्सन मंडेला अश्वेत थे, गोरा नहीं थे, काला थे। यही डॉक्टर नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। और जब प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति पद ग्रहण किया इसलिए दक्षिण अफ्रीका में स्वर्णिम दिन माना जाता है 26 अप्रैल 1994 को। इसी लिखल है। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका में लगभग 350 वर्ष पुराना श्वेत दमन खत्म होता है और रंगभेदपूर्ण शासन के युग का अंत हो जाता है। जब पहले अश्वेत राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं नेल्सन मंडेला, तो उसी के साथ 350 वर्ष पुराना 350 वर्ष से राज करते आ रहा था गोरे लोग, वही पुराने श्वेत माने गोरा लोग दमन हो जाते, खत्म होता है। और रंगभेदपूर्ण जो गोरा लोग श्वेत लोग रंगभेद करते आ रहे थे, वो रंगभेदपूर्ण शासन के युग का अंत हो जाता है। कब, जब राष्ट्रपति बनते हैं नेल्सन मंडेला तब। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में स्वर्णिम दिन माना जाता है। भारत के संदर्भ में जो कथन प्रचलित है वही कथन अफ्रीका में भी सत्य माना जाता है। भारत में देखा गया व्यापारी बनकर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोप की कंपनी ने, और देश पर फूट डालकर शासन किया था। बस उसी तरह दोनों का कथन है। अफ्रीका के संबंध में सत्य है और भारत के भी सत्य दोनों बराबर है। वह कथन है व्यापारी बनकर आए और देश पर शासन करने लगे, यही दोनों कथन सत्य है। भारत में भी यही हाल हुआ, व्यापारी बनकर आए यूरोप के लोग और देश पर शासन करने लगा। वही कथन अफ्रीका में भी हुआ, व्यापारी बनकर आए और देश पर शासन करने लगा। अभी अफ्रीका के बारे में पढ़े तो अफ्रीका के बारे में थोड़ा देखते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात है। 17वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी में, शताब्दी पूछेगा तब 17वीं 18वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में यूरोप की कंपनी जितना था, यूरोप कंपनी व्यापार करने आई थी दक्षिण अफ्रीका में, और अवसर पा करके दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर शासन करने लगता है यूरोप की कंपनी लोग। दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक अश्वेत थे। अश्वेत की संख्या ज़्यादा था, श्वेत की संख्या कम था, क्योंकि अंग्रेज के लोग आए थे तो गोरे लोग थे, श्वेत थे। और अफ्रीका में बहुसंख्यक अश्वेत थे, उनको रंगभेद की नीति का शिकार होना पड़ गया। बहुसंख्यक होते हुए अश्वेत लोगों को श्वेत के नज़र में रंगभेद की नीति का शिकार होने पड़ा। यहाँ भी अफ्रीका में भी भारत की तरह फूट डालो और शासन करो की नीति चरितार्थ हुई मैंने अपनाएगा। भारत में जिस तरह से फूट डालो शासन करो की नीति अपनाएगा, दक्षिण अफ्रीका में भी वही हाल हुआ। अंतर इतना ही है, क्या अंतर है कि जहाँ भारत में देखा जाए तो संप्रदाय को आधार बनाकर फूट डाला गया। संप्रदाय मतलब धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ाई लड़वा करके फूट डाला गया। और वहाँ दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेतों के बीच यानी कि अर्थात रंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। रंगभेद को इस शासन नीति में अश्वेतों पर भयंकर अत्याचार किया गया था। अश्वेतों पर बहुत अत्याचार भी किया गया था, ठीक ना। उन्होंने श्वेतों की बस्तियाँ, जितना श्वेत की जो बस्ती था, बस्ती को में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। अश्वेत को बोला गया था, देखो अश्वेत काले लोग श्वेतों के यानी गोरे लोग के बस्ती में नहीं रह सकता। उन बस्तियों में काम करने के लिए भी उन्हें सरकार से
अनुमति पत्र लेने की आवश्यकता होती थी। इतना कड़ा शासन था कि श्वेत के बस्ती में अश्वेत लोग नहीं जा सकते थे और काम करने के लिए जाना भी पड़ता था तो सरकार से अनुमति पत्र लेते थे तभी जाते थे। यानी कि अनुमति पत्र लेकर ही श्वेत के गली में जा कर के काम कर सकते थे अश्वेत लोग, यानी अनुमति पत्र लेकर के। सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक मतलब कोई भी आवागमन, कोई भी जा सकता आ सकता है। वही सार्वजनिक जगहों पर भी श्वेत और अश्वेतों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। सोच लीजिए, स्पष्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत जो थे वो गोरी माने श्वेत सरकार के दमन का शिकार होते रहे हैं। अश्वेत लोग गोरी सरकार के द्वारा दमन होते गए हैं। फिर क्या होता है, फिर जन्म करता है कि प्रतिक्रिया भी होती है। 1947 में भारत स्वतंत्र हो चुका था और स्वाधीनता संग्राम का परिणाम विश्व के सामने था। भारत स्वतंत्र हो गया था, वही स्वतंत्र माने स्वाधीनता संग्राम का परिणाम पूरे विश्व के सामने खड़ा था। इससे प्रेरणा लेकर के दक्षिण अफ्रीका के, भारत के स्वाधीनता से प्रेरणा लेकर के दक्षिण अफ्रीका के भी अश्वेत जो अत्याचार हो रहा था इन पर, गोरे लोग श्वेत लोग के द्वारा अश्वेत पर दमन किया जा रहा था। वही अश्वेत अनियमित नस्ल, अश्वेत ये थे अनियमित नस्ल के निवासी तथा भारतीय मूल के लोगों ने तीनों मिलकर के अश्वेत अनियमित नस्ल के निवासी भारतीय मूल के लोगों ने अश्वेत अनियमित नस्ल के निवासी प्लस भारतीय मूल के लोगों ने तीनों अश्वेत अनियमित नस्ल के निवासी भारतीय मूल के लोगों ने मिलकर के रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। जो रंगभेद हो रहा था उसके विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जिस तरह भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला था, ठीक भारत में जो चलता है स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चला था भारत में स्वतंत्रता संग्राम। बस उसी तरह जिस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जिस तरह से भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला था, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडा तले रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चला था। भारत में था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलता संघर्ष, और अफ्रीका में चलता है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसी तरह अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। राष्ट्रीय कांग्रेस नेशनल में वही हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत जोड़ देना केवल। तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का हो या अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन पूरा चला। महात्मा गांधी भारत में थे, आंदोलन के संघर्ष किए थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला आंदोलन का नेतृत्व किए थे। दोनों एकदम हूबहू चल रहा, भारत और दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चल रहा। दक्षिण अफ्रीका में अंततः इस आंदोलन का सफलता मिलती है। इस आंदोलन का मतलब होता है जो रंगभेद के आंदोलन जो चला था अंत में जीत होता है। 28 वर्ष तक कैद में रहल थे नेल्सन मंडेला। 28 वर्षों तक कैद की सजा काटने के बाद नेल्सन मंडेला 1990 में रिहा हुए थे। 1990 में रिहा हुए और रिहा होकर के 26 अप्रैल 1994 को स्वर्णिम दिवस मनाया जाता है और डॉक्टर नेल्सन मंडेला को पहले अश्वेत राष्ट्रपति पद ग्रहण किया जाता है। वही कह रहा 28 वर्षों तक कैद की सजा काटने के बाद नेल्सन मंडेला ने 1990 में रिहा होते हैं। रंगभेद की नीति समाप्त कर दिया जाता है। रंगभेद की नीति समाप्त के कगार पर पहुंच गई थी 90 में, जब जेल से छूट के आते हैं 28 वर्ष बाद नेल्सन मंडेला। तब वही है रंगभेद की नीति जो था समाप्त के कगार पर पहुंच गए। तत्कालीन श्वेत राष्ट्रपति डॉक्टर क्लार्क थे। अभी भी रंगभेद की नीति का समाप्त की ओर चल रहा था, तो तत्कालीन मतलब कि जिस समय रंगभेद की नीति के द्वारा श्वेत को खत्म किया जा रहा था, उस तत्कालीन श्वेत राष्ट्रपति डी क्लार्क थे। उस समय डी क्लार्क ने उदार और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। तत्कालीन श्वेत राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो डॉक्टर डी क्लार्क थे। डी क्लार्क वो कौन सा नीति अपनाया? उदार नीति और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। कहा कि देखो समझौता कर लेना चाहिए और उदार करते हैं। उन्होंने रंगभेद समाप्त कर दिया। कौन? डी क्लार्क ने रंगभेद समाप्त कर दिया
और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो आंदोलन चलाया था, और अन्य पार्टी जो थे, अन्य अश्वेत दलों के पार्टी के साथ समझौते की नीति अपनाई गई, है ना। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस अन्य अश्वेत दलों के साथ समझौते की नीति अपनाई गई और दक्षिण अफ्रीका एक गणराज्य बन गया था। जब समझौता हुआ डी क्लार्क के द्वारा, तो उस समय दक्षिण अफ्रीका एक गणराज्य बन गया। डॉक्टर मंडेला ने राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। पूछेगा राष्ट्रीय सरकार का गठन कौन किया? डॉक्टर मंडेला ने किया था। जिस समय अफ्रीका एक गणराज्य बनल था, उसी समय डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रीय सरकार का गठन कर चुका था। राष्ट्रीय सरकार का गठन किया था मंडेला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त मंडेला, यही मंडेला जो राष्ट्रीय सरकार का गठन किया था, यही मंडेला को नोबेल पुरस्कार मिला था। वही बात बोल रहा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर मंडेला ने राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया था 26 अप्रैल 1994 को। 90 में यहाँ होते हैं, 4 बरस बाद 1994 को 26 अप्रैल को, है ना, राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिए थे। करने के बाद कहा कि वह सभी नस्ल, राष्ट्रपति जब ग्रहण करते हैं नेल्सन मंडेला, तो बोलते हैं, क्या कहते हैं, सभी नस्ल, चाहे श्वेत हो या श्वेत हो, कोई और रंग हो, सभी नस्ल के लोगों को आदर करना है और सम्मान देना है। ये नहीं कहना है कि काला है तो गोरा, ऐसा नहीं करना। आदर देना है सभी लोगों को, सभी नस्ल को आदर देना है, सम्मान देंगे। वे बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। बदले की जो भावना है, वो भावना से काम नहीं करेंगे। उनके लिए सब बराबर है, सभी बराबर है, सभी एक दूसरे के नस्ल लोग बराबर है, ऐसा बोलते हैं मंडेला। वे श्वेत हो या अश्वेत, आधिपत्य के विरुद्ध है। श्वेत या अश्वेत जो है आधिपत्य के विरुद्ध है। यह देश जो है, दक्षिण अफ्रीका जो देश है, वो सबका है, कोई एक आदमी की नहीं है। ऐसा बात बोलते कौन? नेल्सन मंडेला। जहाँ तक दक्षिण अफ्रीका में संविधान की रचना का प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में संविधान की रचना कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। 18 नवंबर 1993 को है। 18 नवंबर 1993 को ही अश्वेतों को मतदान का अधिकार दे दिया गया था तथा अल्पसंख्यक जो श्वेत थे, गोरे लोग, उस जो शासन कब्जा करके रखते थे अश्वेत पर, वो श्वेत शासन को समाप्त करने के लिए अंतरिम संविधान की रचना भी कर दी गई थी। कब? पूछेगा 18 नवंबर 1993 को कब हुआ था? तो 18 नवंबर 1993 को अश्वेत को वोट देने का अधिकार मिला और अल्पसंख्यक जो श्वेत थे, इनका शासन खत्म कर दिया गया। खत्म करके अंतरिम संविधान की रचना भी कर दिया गया। तो अंतरिम संविधान की रचना कब हुआ था? 18 नवंबर 1993 को। जब 18 नवंबर 1993 को अंतरिम संविधान का रचना हुआ था, तो इसके अंतर्गत 400 सदस्य वाले, कितना? 400 सदस्य वाली राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय सभा में 400 सदस्य थे और 90 सदस्य वाले सीनेट की व्यवस्था की गई थी। 400 सदस्य वाली राष्ट्रीय सभा और 90 सदस्य वाला सीनेट की व्यवस्था की गई थी। कब? जब 18 नवंबर 1993 को अंतरिम संविधान की रचना हुआ था तब। नवनिर्वाचित संसद को वही अंतिम संविधान की रचना हुआ था, तो अंतिम संविधान रचना हुआ तो संसद बनबे करेगा। तो उसी समय नया संसद बनल था। यही संसद को देश का अस्थायी संविधान बनाने का अधिकार दे देगा। जब उस समय नया संसद बना था तो यही संसद में जो भी विधायक 400 सदस्य वाला राष्ट्रीय सभा चुना के गए थे संसद में, और 90 सदस्य वाले सीनेट की व्यवस्था की गई थी संसद में। यही नया संसद में जो भी सदस्य आए, इस सभी को कहा गया कि देश का जो दक्षिण अफ्रीका है उसका अस्थायी संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। किसको? नया संसद को, जिसमें 400 राष्ट्रीय सभा के सदस्य थे, 90 सीनेट वाला व्यवस्था थी। संविधान को बनाने में तब संविधान बनना शुरू होता है। नया संसद को देश का अस्थायी रूप से संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। जब संविधान बनाने का अधिकार दिया गया तो संविधान बनाना शुरू होता है। तो 1 वर्ष रचना हुआ था 18 नवंबर अंतरिम संविधान की रचना कहा तो अंतरिम संविधान की रचना 18 नवंबर 1997 को। और जब संविधान की रचना होने लगता, संविधान बनना शुरू होता है, तो 1 वर्ष संविधान को बनने में 1 वर्ष 10 महीना 28 दिन लगा। जो कि भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। 18 दिन के 28 दिन है।
1 वर्ष की जगह 2 वर्ष की जगह पर भारत में 2 वर्ष लगा, इसको 1 वर्ष लगा। भारत में 1 वर्ष 11 महीना की जगह 10 महीना, 1 महीना कम है। भारत में 18 दिन 28 दिन लगे, 1 वर्ष 10 महीना 28 दिन लगे। इस ऐतिहासिक क्षण पर डॉक्टर नेल्सन मंडेला बोले थे, क्या बोले थे? हम एक युग की समाप्ति कर रहे हैं, हम एक युग की समाप्ति कर रहे हैं जो धर्म के खिलाफ था, उसको ख़त्म कर रहे हैं और नए युग के आगमन की दहलीज पर हैं। नेल्सन मंडेला बोले थे कि एक युग की समाप्ति पर और नए युग के आगमन की दहलीज पर हैं। ये नेल्सन मंडेला बोले थे। हमारे देश के इतिहास में पहली बार 27 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल को तो मंडेला जी राष्ट्रपति बन गए थे, है ना। तो 27 अप्रैल 1994 को सभी दक्षिण अफ्रीकी, जब 26 अप्रैल को राष्ट्रपति बनते हैं तो एक दिन बाद 27 अप्रैल को 1994 को सभी दक्षिणी अफ्रीकी, चाहे उनकी भाषा कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, भाषा धर्म और संस्कृति रहन सहन कुछ भी हो, उनका रंग गोरा या काला हो या वर्ग जो भी हो, सभी को समान नागरिकों के रूप में मतदान करेंगे। सभी लोग समान नागरिक के रूप में वोट देंगे। उसी दिन बोलते हैं 27 अप्रैल को बोलते हैं। क्या क्या देखें, 18 नवंबर को 1993 को अश्वेतों को वोट देने का अधिकार मिला, अल्पसंख्यक श्वेत शासन को खत्म कर दिया गया और अंतरिम संविधान की रचना कर दी गई। तब अंतरिम संविधान की रचना के अंतर्गत 400 सदस्य वाली राष्ट्रीय सभा का गठन और 90 सदस्य वाले सीनेट की व्यवस्था की गई। 90 सदस्य सीनेट, तब जाकर नया 490 वाला जब आते हैं संसद बनाते हैं, नया संसद बनता है। इसी नया संसद को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। तो संविधान बना 1 वर्ष 10 महीना 28 दिन में। तब डॉक्टर मंडेला बोलते हैं हम एक युग की समाप्ति और नए युग के आगमन के दहलीज पर हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है 27 अप्रैल 1994 को कि कोई भाषा कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, संस्कृति कुछ भी है, रंग वर्ग कुछ भी हो, हम सब समान नागरिकों के समान रूप से वोट देने का अधिकार देते हैं। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान 1 वर्ष 10 महीना 28 दिन में बना, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहलाया। और इसी के मॉडल पर और देश भी चलते हैं। नागरिकों को व्यापक अधिकार प्राप्त हुआ। वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को भी बड़े पैमाने पर अधिकार भी मिला। हर समस्या के समाधान में सबों की भागीदारी सुनिश्चित की। हर समस्या कुछ भी रहे, सभी की भागीदारी समान रूप से मिला। विश्व के लोकतांत्रिक राज्यों के लिए दक्षिण अफ्रीका एक मॉडल बन गया। विश्व के जो भी देश लोकतांत्रिक राज्य था, वो समझिए विश्व के लोकतांत्रिक राज्य जितना था सब दक्षिण अफ्रीका के एक मॉडल बन गया। मैंने दक्षिण अफ्रीका का नकल करने लगा कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसा हो रहा था, हमको क्यों नहीं हो रहा। दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान के अनुसार जो सरकार बनी उसे ऊपर चित्र के अनुसार समझा जा सकता है। देखिए ऊपर दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय एकता की सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यहाँ से आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 27। प्रत्येक दल के 20 सांसद, प्रत्येक दल के 20 सांसद। और वही का प्रत्येक दल के, प्रत्येक पार्टी के 20 सांसद पर एक मंत्री, कुल 27 मंत्री। एक मंत्री कुल 27। प्रत्येक सांसद पर सांसद पर 20, प्रत्येक दल के, प्रत्येक पार्टी के 20 सांसद और 20 सांसद जहाँ रहेगा उस पर एक मंत्री रहेगा, कुल 27 मंत्री रहेगा। एक मंत्री कुल 27 मंत्री। 27 मंत्री ही है, 9 वैसे है, 3 है, 9 27। राष्ट्रीय सभा 400 और 200 सदस्य क्षेत्रीय सूची से, 200 सदस्य क्षेत्रीय सूची से और 200 राष्ट्रीय सूची से। 200 सदस्य क्षेत्रीय सूची से आएंगे, क्षेत्रीय सूची से 200 और 200 राष्ट्रीय सूची से आते हैं। और सीनेट 200, जैसे 90 दिखा रहा पीछे, सभी है ना 200 400 हो गया और सीनेट भी 200, 90 भी देता है। संविधान का अर्थ समझिए। संविधान से अभिप्राय है सरकार की बनावट से है। सरकार का बनावट कैसा होना चाहिए, सरकार का ढांचा कैसा होना चाहिए, सरकार का संगठन कैसा होना चाहिए। बनावट, सरकार की बनावट ढांचा संगठन से है। प्रत्येक सरकार के, कोई भी सरकार है, कोई भी प्रत्येक सरकार को चलाने के लिए, प्रत्येक सरकार जो बनता है उसको चलाने के लिए योजना, प्लान, खाका या स्वरूप की आवश्यकता होती है। योजना, खाका, स्वरूप होती है। सरकार के कुछ लिखित और अलिखित नियम भी होते हैं।
सिद्धांत, नीतियाँ, कार्यक्रम की आवश्यकता होती है जिनके अनुसार उनका संचालन किया जाता है। इसी के संग्रह को ही संविधान कहते हैं। संविधान से अभिप्राय सरकार के बनावट, ढांचा, संगठन से। प्रत्येक सरकार को चलाने के लिए योजना चाहिए, खाका या स्वरूप की आवश्यकता होती है। सरकार को चलाने के लिखित या लिखित रूप से नियम होता है, सिद्धांत होता है, नीति कार्यक्रम भी होता है। इसी सभी संग्रह को संविधान कहते हैं। वही चीज़ यहाँ नीचे लिखा होगा, जिनके अनुसार उनका संचालन किया जाए, इस संग्रह को संविधान कहते हैं। अतः संविधान सरकार के संचालन के लिए लिखित या अलिखित नियम, सिद्धांतों, नीति, कार्यक्रम के उस संग्रह को कहा जाता है जो सरकार की बनावट, ढांचा, संगठन, योजना, खाका बाह्य स्वरूप का निर्धारण करता है। उसे संविधान कहते हैं। और का अच्छा, सवाल उठ रहा है संविधान निर्माण की आवश्यकता। संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों है, तो उसी को बारे में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए एक लिखित संविधान आवश्यक है। कह रहा प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलाना है, कोई भी देश अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलाना है उसके लिए लिखित संविधान जरूरी पड़ता है। अलिखित नहीं, लिखित होना चाहिए, तभी वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। कुछ विद्वानों का मत है, कहना है, कथन है या मानते हैं कि संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्वान यह तर्क देते हैं कि ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है, फिर भी उसकी गणना, मतलब ब्रिटेन की गणना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में की जाती है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि संविधान की कोई ज़रूरत नहीं है देश चलाने के लिए, जैसे ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है, फिर भी ब्रिटेन की गणना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में की जाती है। परंतु यह तर्क गलत है। जिसकी संविधान नहीं है तो समझिए कि वह लोकतांत्रिक देश वाले तर्क देना गलत हो जाएगा। संविधान का यह अर्थ संकुचित माना जाता है। ब्रिटेन लोकतांत्रिक वाला देश है लेकिन संविधान नहीं है ब्रिटेन में, ठीक ना। संविधान का यह अर्थ संकुचित माना जाता है कि संविधान सिर्फ लिखित नियमों का संग्रह है। संविधान तभी कहलाएगा केवल सिर्फ और कुछ नहीं, लिखित नियमों का संग्रह होना चाहिए। कैसा? लिखित नियमों का संग्रह होना चाहिए, तभी वह संविधान कहलाएगा। संविधान का सही अर्थ यह है कि संविधान के अंतर्गत सभी लिखित नियमों का संग्रह होना चाहिए। किस चीज़ का लिखित नियमों का संग्रह होना चाहिए? सभी का रीति रिवाज, लिखित नियमों का संग्रह, परंपराएं, अभिसमय, कानून, नियम, कानून, नियम, विनिमय आ जाते हैं। संविधान के अंतर्गत कुछ आता है रीति रिवाज, सभी परंपरा, सभी अभिसमय, कानून, नियम, विनिमय आ जाते हैं। चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, संविधान के अंतर्गत आ जाएगा। संविधान के अंतर्गत ऐसे लिखित होना चाहिए, लेकिन अलिखित भी होगा तो सभी चीज़ आएगा, सभी रीति रिवाज, परंपरा, अभिसमय, कानून, नियम, विनिमय आ जाता है। जेलीनेक एक लेखक है। जेलीनेक नामक लेखक ने सही कहा है कि बिना संविधान के राज्य नहीं रह सकता। अगर बिना संविधान के राज्य या देश नहीं रह सकता, अपितु अराजकता फैल जाएगी। अगर संविधान नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अराजकता फैल जाएगी, ऐसा जेलीनेक कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संबंध में जो कुछ बताया गया उससे संविधान की आवश्यकता और उसकी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जो भी हम लोग पढ़े हैं वो सब से पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका के लिए संविधान जरूरत पड़ेगा। जैसे सभी नागरिकों की आस्था सरकार में होनी चाहिए। अगर संविधान बनाना है तो जितना भी सभी नागरिक है जो देश के, उस सभी देश के नागरिक की आस्था, भरोसा कहाँ होना चाहिए? सरकार में होनी चाहिए। नागरिक चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उन्हें सरकार से भरोसा रहता है, आस्था रहता है कि उनके हितों, नागरिक के हितों की रक्षा अवश्य होगी। दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बना उसे बहुसंख्यक अश्वेत, और वहाँ अश्वेत बहुसंख्यक है, फिर भी इन लोग को दबा कर रखता था गोरे लोग। बहुसंख्यक अश्वेत और अल्पसंख्यक श्वेत दोनों का यह भरोसा हो गया कि सरकार उनके हितों और अधिकारों की रक्षा अवश्य करेगी। कहने का मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बना ना, तो बहुसंख्यक अश्वेत लोग, अल्पसंख्यक श्वेत लोग, गोरे लोग, उनको भरोसा हो गया कि सरकार हम लोगों के रक्षा जरूर करेगा, इसलिए वहाँ संविधान बनकर तैयार हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने एक ऐसे संविधान का नमूना विश्व के सामने
उपस्थित किया, जिसमें श्वेत और अश्वेत दोनों को समान मानते हुए सारे भेदभाव मिटा दिए गए। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा संविधान बनाया गया कि श्वेत हो या श्वेत दोनों को समान माना गया और सारे भेदभाव को खत्म कर दिया गया। शासकों के चुनाव के नियम, कोई शासक बनेगा, प्रतिनिधि बनेगा, नेता खड़ा होगा, उसको चुनाव के नियम, सरकार के कार्य, कैसा सरकार के कार्य होगा, नागरिकों के अधिकार कैसा होना मिलना चाहिए, सरकार के अंगों का संगठन इत्यादि का संविधान में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में जो चुनाव, शासक के चुनाव होगा, वोट पड़ेगा, वो चुनाव के नियम कैसा होगा, सरकार के कार्य जीत कर जाएगा तो सरकार कैसा कार्य करेगा, नागरिकों के अधिकार कैसा होगा, सरकार के अंग के संगठन कैसा होता है, सब संविधान में लिख दिया, उल्लेख कर दिया गया। स्पष्ट है कि संविधान लिखित नियमों का संग्रह है, तब ना वैल्यू रहेगा कि संविधान का लिखित नियमों का संग्रह है। सब लिखित नियमों का संग्रह बताता है सब, जिसे उस देश के सभी नागरिक स्वीकार करते हैं। लिखित नियमों का जो संग्रह संविधान, जिस देश में संविधान है उस देश के नागरिक लोग स्वीकार करते हैं, मानते हैं। या किसी देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान जो है कोई भी देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। यही सर्वोच्च कानून को वहाँ के नागरिक लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। संविधान जो है सर्वोच्च कानून है, होता है, जिसकी अवहेलना न तो शासक कर सकता है और न ही नागरिक कर सकता है। कि संविधान की अवहेलना न नागरिक कर सकता है न शासक कर सकता है, इसलिए सर्वोच्च कानून संविधान है। संविधान की आवश्यकता कई चरणों से है। जैसे कह रहा है सरकार का गठन, संविधान की आवश्यकता कई चरण से है। जैसे क्यों संविधान की आवश्यकता है, सरकार के गठन और कार्य को स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। संविधान के अनुसार सरकार के गठन कैसा होना चाहिए, सरकार कैसा कार्य करेगा, उस सब का उल्लेख कर देता है, इसलिए संविधान की जरूरत पड़ता है। सरकार के कार्य को सीमा के, सरकार के जो कार्य है कोई सीमा बाउंड्री बना देता है, इस ऐसा ही काम करना चाहिए नागरिक के हक में। वही सरकार के कार्यों को सीमा के अंतर्गत रखते हुए नागरिकों के अधिकार स्पष्ट कर दिए जाते हैं। सरकार का जो कार्य है उसको सीमा बना देता है, बाउंड्री दे देता है, वो बाउंड्री के अंतर्गत रखते हुए नागरिक के अधिकार जो है उसको स्पष्ट कर देता है, नागरिकों के अधिकार को स्पष्ट कर देता है। संविधान नागरिकों के आकांक्षाओं के अनुरूप समाज के गठन की व्यवस्था करता है। संविधान क्या करता है, नागरिकों के आकांक्षाओं के अनुरूप, नागरिक की जो आकांक्षा है उसके अनुरूप समाज के गठन करता है। नागरिकों के इच्छा के अनुसार समाज का गठन करता है संविधान। नागरिकों के बीच भाईचारा और सहयोग की भावना को विकसित करता है। संविधान जो है नागरिकों के अनुसार समाज के गठन तो करता है और भाईचारा, नागरिकों के बीच भाईचारा और सहयोग की भावना को विकसित करता है संविधान। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संविधान अनिवार्य है भाई, ठीक ना, तब जाके मिलजुल के सभी लोग रह सकते हैं। वैसे अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी संविधान का अस्तित्व देखने को मिलता है। जहाँ लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर भी संविधान मिलता है, परंतु लोकतांत्रिक शासन में लिखित संविधान का होना एक अनिवार्यता माना जाता है। अगर लोकतांत्रिक है तो लिखित होना चाहिए, अलोकतांत्रिक है तो बिना लिखे भी काम चलेगा। तो हम लोग देख रहे संविधान के निर्माण का आवश्यकता क्या है। प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन के लिए एक लिखित संविधान आवश्यक होता है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है, फिर भी ब्रिटेन को लोकतांत्रिक देश में गिना जाता है, परंतु यह तर्क गलत बात हो जाता है। संविधान का सही अर्थ में देखा जाए तो संविधान का अर्थ संकुचित माना जाता है। कैसा, संकुचित माना जाता है। संविधान जो है सिर्फ और केवल सिर्फ लिखित नियमों का संग्रह हो सकता है और कुछ नहीं। संविधान का सही अर्थ यह है कि संविधान के अंतर्गत सभी रीति रिवाज, परंपरा, अभिसमय, कानून, नियम, विनिमय आ जाते हैं, चाहे लिखित हो या लिखित हो, सब आ जाता है इसमें। जेलिंग बोलता है कि बिना संविधान के राज नहीं रह सकता, अन्यथा अराजकता फैल जाएगी। सभी नागरिकों की आस्था सरकार में पर होना चाहिए, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, उन्हें सरकार से भरोसा रहता है ताकि नागरिकों के हितों की रक्षा अवश्य होगी। दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बना उसे बहुसंख्यक श्वेत, अश्वेत और अल्पसंख्यक श्वेत दोनों को भरोसा हो गया कि संविधान हमको रक्षा जरूर करेगा। दक्षिण अफ्रीका ने एक ऐसे संविधान का नमूना विश्व के सामने उपस्थित किया जिसे श्वेत और अश्वेत दोनों को समान मानते हुए भेदभाव जो था मिटा दिया। दक्षिण अफ्रीका का संविधान। शासकों के चुनाव के नियम कैसा होना चाहिए, सरकार के कार्य कैसा होना चाहिए, नागरिकों का अधिकार कैसा होना चाहिए,
सरकार के अंगों का संगठन कैसा होना चाहिए, सब संविधान में उल्लेख कर दिया जाता है। इसलिए संविधान जो है लिखित नियमों का संग्रह माना जाता है, जिससे उस देश के सभी नागरिकों को स्वीकार करते हैं, और यह किसी देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। इसका अवहेलना न तो शासक कर सकता है संविधान को, और न ही नागरिक कर सकते हैं संविधान का अवहेलना। संविधान की आवश्यकता कई चरणों में हो सकता है, जैसे सरकार के गठन कैसा होना चाहिए, कार्य का उल्लेख करता है संविधान। सरकार के कार्य के सीमा के अंतर्गत रखते हुए, सरकारी के कार्य के जो सीमा के अंतर्गत रखते हुए नागरिकों के अधिकार को स्पष्ट कर देता है। संविधान नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप समाज के गठन की आवश्यकता करती है, नागरिकों के बीच भाईचारा और सहयोग की भावनाओं को विकसित करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संविधान अनिवार्य है। वैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी संविधान का अस्तित्व देखने को मिलता है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन जहाँ रहेगा वहाँ फिक्स है कि लिखित संविधान होना अनिवार्य है। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। कैसे कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसके बारे में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका को संविधान की रचना में जिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, उससे भारत अपने संविधान की रचना के क्रम में जूझ चुका था। कहने का मतलब दक्षिण अफ्रीका संविधान की रचना करने में जिन परिस्थिति का नुकसान सहना पड़ा, वो नुकसान भारत पहले ही सह चुका था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही भारत संविधान की रचना के कार्य में जुट चुका था। जब देश नहीं हुआ था आज़ाद, तब पहले ही से भारत जो है संविधान की रचना के कार्य में लगा हुआ था। जिस प्रकार संविधान की रचना के पूर्व दक्षिण अफ्रीका के नस्लवाद मतलब कि श्वेत अश्वेत का भेदभाव की समस्या से त्रस्त रहना पड़ा, उसी प्रकार भारत को भी ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ संघर्ष करना पड़ा। भारत को भी दक्षिण अफ्रीका को नस्लवाद से संघर्ष करना पड़ा और भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवादों के साथ संघर्ष करना पड़ा। अतः संविधान की रचना कैसे हुई, यह जानने के पूर्व भारत के संविधान के इतिहास का ज्ञान जानना आवश्यक है। अगर संविधान की रचना कैसे हुआ इसका जानना है तो इससे पहले भारत के इतिहास को जानना पड़ेगा। चलिए इतिहास जानते हैं। यह सर्वविदित है कि भारत में अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे और शासक बन बैठे थे। भारत में जो अंग्रेज आए थे व्यापारी बनकर आए थे, व्यापारी से शासक बन जाते हैं। सर्वप्रथम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन प्रारंभ हुआ। अंग्रेज जो आए थे व्यापारी बनकर और शासक बन बैठते हैं। सर्वप्रथम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ होता है। पूछेगा सबसे पहले भारत में किसका शासन प्रारंभ होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ। यही धीरे धीरे भारतीयों के हृदय में कंपनी शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलती गई। फिर धीरे धीरे भारतीय के हृदय में क्या हुआ, कंपनी शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलती गई। कंपनी का किया अब शासन करने के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे भारत में अनेक देशी नरेश भी थे। भारतीय देशी नरेश जमींदार कौन कौन था? देशी नरेश भारत में बहुत सारा देशी नरेश थे। देशी नरेश में कौन कौन? जमींदार, किसान, सैनिक, आम जनता आदि सब के सब असंतुष्ट थे उस समय जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के विरुद्ध शासन करने के बारे में सोचने लगा। तो भारतीय देशी नरेश, जमींदार, किसान, सैनिक, आम जनता सब के सब असंतुष्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। जहां भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से सर्वसाधारण जनता नाराज थी। उन लोग का किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी लोग, अंग्रेज लोग भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप करने लगे। लोग लड़वाने लगे, फूट डालो, राज करो के शासन करने लगे। तो सर्वसाधारण जनता जो थे नाराज थे। साधारण जनता जो थे, जनता लोग नाराज थे। वहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिलने से मध्यम वर्ग के लोग असंतुष्ट थे। साधारण जनता लोग नाराज थे कि सामाजिक धार्मिक कार्य से हस्तक्षेप, तो इसलिए साधारण जनता नाराज थे। लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलने से मध्यम वर्ग लोग जो थे उन लोग असंतुष्ट है। बस 1857 तक आते आते असंतोष की बिखरी लहर एक होकर विकराल हो गई, है ना। जो असंतोष थे, भारतीयों के सामाजिक धार्मिक कार्य से हस्तक्षेप करने वाले साधारण जनता नाराज हुआ और सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाले मध्यम वर्ग भी सब 1857 तक आते आते नरेश, जमींदार, किसान, सैनिक, आम जनता सब एक होकर 1857 तक आते आते असंतोष की बिखरी लहरें एक होकर विकराल उठी और उसने राष्ट्रीय विप्लव का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार भारतीयों ने इसे प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम कहा? भारतीयों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा, जो डिजरायली ने बोला था। डिजरायली भारतीय उत्साहित हुए और भारत के शासन में भारतीयों के सहभागिता की मांग करने लगे। भारतीय उत्साहित हुए और भारत के जो शासन है उसमें भारत के शासन में भारतीयों की सहभागिता की मांग करने लगे। कहे कि भारत के जो शासन होगा भारत के भी लोग उसमें सहभागी बनेंगे, तबे होगा आगे काम, ऐसा अंग्रेज के बोले भारत के लोग। लेकिन 1858 में कंपनी शासन का अंत हो गया। पूछा कंपनी शासन का अंत कब हुआ? 1858 में। शुरू आए थे व्यापारिक रूप में शासन करने लगे कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1858 में कंपनी का जो शासन था उसका अंत कर दिया अंग्रेज। कहा गया कंपनी तो अब शासन नहीं करेगा। इस प्रकार पूछेगा 1858 में क्या हुआ? कंपनी शासन का अंत हो गया। तो अब कंपनी का शासन करना बंद कर दिया कंपनी लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी लोग। तो अब ब्रिटिश सरकार के हाथ में भारत का शासन आ गया। पहले था 1858 में कंपनी के हाथ में था, शासन चलता था भारत का शासन। तो 1858 में कंपनी का शासन अंत करके अब सीधे ब्रिटिश जो था अंग्रेज, कहा अब ब्रिटिश की सरकार अंग्रेज के हाथ में, सरकार के हाथ में भारत का शासन आ गया। अब ब्रिटिश सरकार के हाथों में भारत का शासन आ गया। भारत के शासन में 1858 में कंपनी का शासन का अंत हुआ और अंत होकर के 1898 में ही ब्रिटिश सरकार के हाथों में भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। भारत के शासन में भारतीयों की सहभागिता के उद्देश्य से 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम बना। भारत का शासन जब होने लगा उसमें भारतीयों की भी सहभागिता बनाने के बारे में सोचा जाने लगा कि भारत को भी सहयोग, भारत को कुछ भारतीयों को भी शामिल करो और भारत को शामिल करके भारत पर ही शासन किया जाए। वही कहा भारत के शासन में भारतीयों की सहभागिता के उद्देश्य से भारत को भी सहयोग लेना चाहिए और भारत को भी शामिल करना चाहिए। वही सहभागिता के उद्देश्य से 1858 के बाद कंपनी का शासन अंत होता है, अब ब्रिटिश के हाथों में जाता है। 3 बरस बाद 1861 में है ना भारत के शासन में भारतीयों की सहभागिता के उद्देश्य से 3 बरस बाद 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम बना। पूछेगा भारतीय परिषद अधिनियम कब बना? 1861 में बना। इसके अनुसार कहा गया केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को भी स्थान दिया गया। का केंद्रीय विधान परिषद जब होगा केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य को भी स्थान दे देगा। पूछेगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या बोला गया? तो केंद्रीय विधान परिषद बनाएगा, इसमें गैर सरकारी सदस्य को भी शामिल कर लेगा। किसमें? गैर सरकारी सदस्य को केंद्रीय विधान परिषद में। किसके अनुसार? 1861 के विधान परिषद के अनुसार। विधान परिषद इसलिए 1861 का विधान परिषद बना, अधिनियम बना। और प्रांतीय विधान परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1861 को भारतीय विधान परिषद अधिनियम बना। इसमें बोला गया कि केंद्रीय विधान परिषद में यह बात बोला गया कि गैर सरकारी सदस्य को भी शामिल करो और प्रांतीय केंद्र में रहेगा तब गैर सरकारी और प्रांत में रहेगा तो राज्य में रहेगा तो विधान परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया 1861 के तहत। केंद्र में कहेगा विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का स्थान और प्रांतीय विधान परिषद में प्रांतीय विधान परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। 61 के बाद 85 में आइए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ भारत के शासन में भारतीय को हिस्सेदारी की मांग और बढ़ गए। 1885 में काल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। इसी के साथ भारत के शासन में, जब भारत का जो शासन हो रहा है उसमें भारतीयों के हिस्सेदारी की मांग और बढ़ गया। भारत के शासन जब हो रहा था उसमें भारतीयों की हिस्सेदारी जो था उसका मांग और बढ़ गई। भारत का शासन और करेंगे और राज्य को हड़पना शुरू कर दिया। 85 में परिणाम सबका हुआ 1892 का, जब ऐसा 85 में भारत के शासन 1885 में भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी का मांग बढ़ गया। तो उसके कारण 1892 में 7 वर्ष बाद 1892 को भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 61 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित होते हुए था। इसमें केंद्रीय विधान परिषद का गैर सरकारी स्थान और प्रांतीय विधान परिषद में कानून बनाने का अधिकार। लेकिन 92 में भी एक और हल था, भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अधिनियम लोकप्रिय प्रतिनिधित्व देने की दिशा में पहला प्रयास था। 1892 में जो बना, यह
यह अधिनियम जो है लोकप्रिय प्रतिनिधित्व देने की दिशा में पहला प्रयास था। 1892 में जो बना, कहा कि प्रतिनिधित्व देने के दिशा में पहला प्रयास था, मैंने प्रतिनिधित्व चुनने के बारे में सोचने लगा। वही कर 1892 के भारत परिषद अधिनियम किस अधिनियम के तहत पूछेगा, किस अधिनियम के लोकप्रिय के तहत लोकप्रिय प्रतिनिधित्व देने की दिशा में पहला प्रयास था। तो 1892 के अधिनियम के तहत प्रतिनिधित्व देने की दिशा के बारे में इस अधिनियम द्वारा 1892 के अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई, है ना। 1892 के अधिनियम के तहत प्रतिनिधित्व देने के बारे में सोचने लगा था। किसके बारे में? लोकप्रिय प्रतिनिधित्व दिशा देने के बारे में सोचा गया। यही अधिनियम 1892 के अधिनियम के तहत अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। कैसा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। इसी के तहत सब केंद्र में शाही विधान परिषद का स्थापना हुआ। 1892 के तहत ही केंद्र में क्या बना दिया गया? शाही विधान परिषद की स्थापना हुई। और प्रेसिडेंसी में माने प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की गई। केंद्र में कहा गया शाही केंद्र है, तो हाँ केंद्र है तो उसमें शाही विधान परिषद की स्थापना हुआ। और प्रेसिडेंसी है तो इसमें भी विधान परिषद होगा, लेकिन प्रेसिडेंसी भी विधान परिषद की स्थापना हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति भी अपनाई गई 1892 के तहत, है ना। और 1892 के तहत केंद्र में शाही और प्रेसिडेंसी में विधान परिषद की स्थापना की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति भी अपनाई गई। प्रेसिडेंसियों के विधान परिषदों के बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। जब प्रेसिडेंसी विधान परिषद में होगा, वही प्रेसिडेंसी को विधान परिषद के जो बजट होगा, यही प्रेसिडेंसी विधान परिषद में जो बजट पेश किया जाएगा, वही बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इसके सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के विषय पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार देगा। इसके सदस्य प्रेसिडेंसी को तो कहा गया, यही प्रेसिडेंसी को बोला गया कि विधान परिषद के पर बजट पर बहस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या प्रेसिडेंसी के जो सदस्य होगा तो सार्वजनिक महत्व पर विषय पर प्रश्न पूछ सकता है। इसके सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के विषय पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, परंतु सदस्यों के मतदान द्वारा बजट पारित करने का अधिकार नहीं देगा। भले बोला गया प्रेसिडेंसी के सदस्य है तो हाँ तो सार्वजनिक महत्व के विषय पर प्रश्न पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदस्यों को वही सदस्य सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर पूछ सकते हैं प्रश्न, लेकिन मतदान द्वारा बजट पारित करने का अधिकार नहीं दिया गया। वोट द्वारा बजट पारित करने का अधिकार नहीं दिया गया। किसको? प्रेसिडेंसी के सदस्य को। यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ इतना ध्यान रखना है कि शुरू अंग्रेज लोग व्यापार करने को 10 साल तक शासन करने लगे थे। इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी से पहला शासन करने वाला, इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने वाला प्रथम प्रयास किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। इससे भारतीय देशी नरेश, जमींदार, किसान, सैनिक, आम जनता सब के सब असंतुष्ट है। सामाजिक और धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सर्वसाधारण जनता नाराज थे और सरकारी नौकरी नहीं मिलने से मध्यम वर्ग नाराज थे। सब नाराज थे, असंतुष्ट है। तो 1857 की क्रांति करते हैं, जिसे भारतीयों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब डिजेली ने भी बोला था यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति को। भारतीय उत्साहित होते हैं और भारतीय उत्साहित हुए और भारत के शासन में भारतीयों के सहभागिता की मांग करने लगे। हमारा भारतीय के शासन में भारत लोग कहने लगे कि हमारा भी सहभागिता करो भारत का शासन करने में। तो 1858 में कंपनी शासन का अंत हो जाता है। 1858 में आते आते कंपनी का तो शासन अंत होता है। अब कंपनी का भले शासन अंत होता है, लेकिन यही भारत का शासन अब सीधे 1858 में कंपनी का शासन खत्म करके 1858 में ही अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश के हाथों में चला गया, अंग्रेज के हाथों में चला गया। भारत का शासन आ गया। भारतीयों के शासन में भारतीयों की सहभागिता के उद्देश्य से, भारत के शासन में भारतीयों की सहभागिता के उद्देश्य से 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम बना। इसके अनुसार बोला गया कि केंद्रीय विधान परिषद में 1861 के तहत, ये सब 61 के तहत चल रहा है जी, ठीक ना। 61 के तहत बोला है ना, केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य को भी स्थान दिया गया और प्रांतीय विधान परिषद रहेगा। उसको कानून है ना, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। 61 के बाद 85 में आया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का हुआ और साथ में भारत के जो शासन में भारत की हिस्सेदारी की मांग और बढ़ गया था। पूछेगा भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी की मांग और बढ़ गया था किस अधिनियम 1885 में। इसके परिणाम स्वरूप 7/5/12 के बाद 92 भारत प्रतिनिधि अधिनियम एक और बना। इसमें यही बात बोला गया कि लोकप्रिय प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। प्रतिनिधित्व के बारे में 1892 के तहत यह भी बात बोला गया इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। जब प्रतिनिधि आएगा तो चुनाव कैसे होगा, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। फिर केंद्र में जैसे 61 के तहत केंद्र में विधान परिषद को गैर सरकारी सदस्य मिला और यहाँ 92 के तहत ये भी भारतीय परिषद अधिनियम है। भी इसमें केंद्र में शाही विधान परिषद का स्थापना हुआ। यही 1861 में बोला गया था कि केंद्र विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को स्थान दिया गया था और प्रांत में विधान परिषद को कानून बनाने का अधिकार। यह 1892 में केंद्र में शाही विधान परिषद का स्थापना हुआ और प्रेसिडेंसी में विधान परिषद की स्थापना की गई। यही प्रेसिडेंसी की विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। जब प्रेसिडेंसी था विधान परिषद का जो बजट होगा इसी पर प्रेसिडेंसी में विधान परिषद की स्थापना की गई और केंद्र में शाही विधान परिषद की स्थापना हुआ और प्रेसिडेंसी में विधान परिषद की स्थापना की गई। यही प्रेसिडेंसी को विधान परिषद की बजट जो होगा इस पर बहस करने का अधिकार दे दिएगा किसको, प्रेसिडेंसी के। और कहा जो प्रेसिडेंसी के सदस्य होगा उस सार्वजनिक बजट जब पेश करेगा विधान परिषद पर तो प्रेसिडेंसी का सदस्य है तो हाँ तो बजट पर बहस भी पूछ सकता है, लेकिन मतदान द्वारा बजट पारित करने का अधिकार नहीं दिएगा। प्रेसिडेंसी के विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इसके सदस्य मैंने प्रेसिडेंसी के सदस्य को सार्वजनिक महत्व के विषय पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे देगा, परंतु सदस्यों को मतदान द्वारा प्रेसिडेंसी के जो भी सदस्य रहेगा वो वोट द्वारा बजट पारित करने का अधिकार नहीं दिया गया। अब बताते हैं 1892 के बाद ब्रिटिश संसद ने, अब ब्रिटिश के संसद ही काम कर रहा है लोग काम 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया और तीसरा जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 1909 को क्या बोलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम को क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले उस समय भारत के सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। मार्लो 1909 के समय भारत के सचिव थे। मार्ले सचिव मार्ले करता है और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। मिंटो वायसराय थे। मार्ले क्या थे, मार्ले भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो उस समय क्या थे, वायसराय थे। इस अधिनियम द्वारा 1909 के भारत परिषद अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में और विधान परिषद में निर्वाचन पद्धति शुरू की गई थी। 1858 में कंपनी का शासन अंत हो गया था और ब्रिटिश भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया था ब्रिटिश लोग। 1867 में भारतीय परिषद अधिनियम बना। इसके अनुसार केंद्रीय विधान परिषद इसमें गैर सरकारी सदस्यों का स्थान दिया गया और प्रांतीय विधान परिषद है तो हाँ तो कानून बनाने का अधिकार दे देगा। 1892 में बोला गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई और केंद्र में शाही विधान परिषद का स्थापना हुआ और प्रेसिडेंसी में विधान परिषद की स्थापना हुआ और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा प्रतिनिधि चुनने के बारे में बात कही गई 1892 में। 92 के बाद 1909 में आता है मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें पहली बार केंद्र और विधान परिषद में निर्वाचन पद्धति शुरू की गई। केंद्र में भी और विधान परिषद दोनों में पहली बार निर्वाचन पद्धति शुरू की गई थी और प्रथम बार परिषद में विधान परिषद जो था ना इसमें वही परिषद में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होली था, वही निर्वाचन सदस्यों को स्थान मिला। प्रथम बार परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान भी मिल गया। तीसरा परिषद के कार्यों में वृद्धि भी की गई। वही परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान भी मिला। वही परिषद के जो कार्य होगा उस कार्य को वृद्धि में बढ़ा दिया गया। बजट पर बहस के लिए विस्तृत नियम भी बनाया गया था। जब भी बजट निकलेगा परिषद में विधान परिषद में उस बहस होगा और बहस के लिए विस्तृत नियम बनाया गया, उन्हें बढ़ा दिया गया नियम बहस करने के लिए। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का यही चलते इसका नाम है सुधार। सदस्यों को परिषद के जो भी सदस्य होंगे उस सदस्यों को अधिकार दे दिया गया
वे किसी बात के स्पष्टीकरण के संबंध में प्रश्न तथा प्रश्न पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न भी पूछ सकते हैं और पूरक प्रश्न जो है तो भी पूछ सकते हैं। सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव रखने का भी अधिकार दे देगा। प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछबे करेगा, वही सदस्य को सार्वजनिक हित के जो भी विषय रहेगा, लगता है कि सार्वजनिक हित के विषय में विषय है, उसमें प्रस्ताव रखने का भी अधिकार दे देगा। हालांकि 1892 के तहत प्रेसिडेंसी में विधान परिषद का स्थान तो दिया गया। यही प्रेसिडेंसी की विधान परिषद को बजट पर बजट पर बहस करने का अधिकार दे देगा और सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के विषय पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे देगा। किसको? प्रेसिडेंसी के सदस्य को। लेकिन वोट देने का अधिकार, बजट पारित करने का अधिकार नहीं दिया गया। 1909 के मार्ले मीटर सुधार के तहत इसमें भी मार्ले मीटर सुधार करते हैं। लॉर्ड मीटर वायसराय थे और मार्ले उस समय भारत सचिव थे। इसके द्वारा पहली बार केंद्र और विधान परिषद में निर्वाचन पद्धति शुरू हुआ था। निर्वाचन पद्धति में वोट देने का अधिकार अब केंद्र में और विधान परिषद में पहली बार हुआ था। वही प्रथम बार परिषद में, पहली बार तो केंद्र और विधान परिषद में दोनों में निर्वाचन पद्धति शुरू हुआ था और प्रथम बार परिषद में निर्वाचित जो भी सदस्य हो गए उसको स्थान मिला कि परिषद के सदस्यों में वृद्धि की गई। बजट पर बहस होगा, विस्तृत नहीं बनाया गया। सदस्यों को परिषद का सदस्य तो हाँ उसको अधिकार दिया गया कि वे किसी बात के स्पष्टीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं हो रहा तो उसके संबंध में प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हो। विधान परिषद के सदस्य है तो हाँ तो सार्वजनिक हित के विषय पर भी प्रस्ताव रखने का भी अधिकार दे दिया गया। 1909 के मामले में मीटर सुधार करता है तो वैसा बात। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा किया। 20 अगस्त 1917 को घोषणा किया था। क्या? अंग्रेजों ने भारतीय का सहयोग पाने के लिए एक घोषणा किया था कि जो भारतीय लोग हमको सहायता करेगा। तो 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा किया कि सम्राट सरकार, जो ब्रिटिश जो सम्राट था, सम्राट सरकार की यह नीति है और उससे भारत सरकार पूर्णतः सहमत है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में, भारतीय शासन के जितना विभाग है सब प्रत्येक विभाग में भारतीयों को संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े, भारतीयों का संपर्क जो है उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे धीरे विकास हो। उत्तरदायी जो शासन प्रणाली है उसका धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्वशासन प्रणाली भारत में स्थापित हो, वह ब्रिटिश साम्राज्य के अंग के रूप में रहे। उस समय 20 अगस्त 1917 को बात बोले था, है ना। कब? जब अंग्रेजों ने भारतीय का सहयोग प्राप्त करने के लिए सहयोगी मांगा था, उसमें घोषणा किया था। यह उपयुक्त घोषणा को साकार, जो घोषणा दिया था 20 अगस्त 1917 को, वही साकार करने के दृष्टि से ही 1919 का 17/2/1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित बना देगा। भारत सरकार अधिनियम बनाएगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, नाम से भी जाना जाता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू उस समय भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड था वायसराय था। चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, मिंटो उस समय से वायसराय था और मार्ले उस समय भारत का सचिव था। उस मार्ले भारत सचिव था 1909 के तहत और 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है। इसमें भारत सचिव था मॉन्टेग्यू, मार्ले की जगह मॉन्टेग्यू आता है भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड मिंटो था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत। मिंटो था उस समय वायसराय था, लेकिन यहाँ पर चेम्सफोर्ड है वायसराय 1919 के तहत, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं 1919 के तहत। इस अधिनियम के कई, मॉन्टेग्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड वायसराय। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के कई विशेषता थे। जैसे प्रांतों में, कोई भी प्रांत रहेगा सरकार के हाथ का, सरकार के कब्जा वाला प्रांत बोलते थे। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई।
प्रांत में उसको देख लीजिएगा, लगता है कि प्रांत जो होगा ना, प्रांत में किसी के पक्ष में वो प्रांत कहलाता होगा, है ना। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किस अधिनियम के तहत? मार्ले मिंटो सुधार के तहत की गई। इसके लिए प्रांत में एक नई पद्धति की शुरुआत की गई। जब प्रांत में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई तो उसके लिए प्रांत में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। वही प्रांत में एक नई पद्धति की भी शुरुआत की गई जो द्वैध शासन पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूछेगा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार, तो 1919 के मार्लो मिंटो सुधार के तहत। और द्वैध शासन पद्धति, नई पद्धति की जो शुरुआत उसे द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार के तहत हुआ। द्वैध शासन पद्धति के नाम से जानेगा। इसके अनुसार, यानी कि द्वैध शासन पद्धति के अनुसार प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांट देगा, इसलिए इसका नाम द्वैध शासन पद्धति का रखा गया। प्रांतीय विषय को 2 भागों, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी और द्वैध शासन पद्धति, इसलिए प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांट दिया। पहला हस्तांतरित विषय और दूसरा सुरक्षित विषय कर दिया। हस्तांतरित और सुरक्षित, ये दोनों को मिलाकर के द्वैध शासन पद्धति कहते हैं, जो प्रांत में बढ़ता है। हस्तांतरित और सुरक्षित। हस्तांतरित विषय शासन मंत्रियों के हाथ में दे देगा। हस्तांतरित होगा तो मंत्री के हाथ में काम करेगा, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होगा। हस्तांतरित विषय का जो भी काम होगा सब मंत्री के हाथ में होगा। मंत्री के हाथ में रहा जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी था। मैंने विधान परिषद में जो चीज का आएगा वो मंत्री कहलाएगा, वही मंत्री हस्तांतरित के हाथ में आएगा। और संरक्षित विषय जो होगा, यही सुरक्षित या संरक्षित विषयों के शासन गवर्नर के अधीन रखा, जो कार्यकारिणी परिषद की सहायता से शासन करता था। पूछे गवर्नर के अधीन कौन रखा गया, तो सुरक्षित या संरक्षित विषय। सुरक्षित या संरक्षित विषय का शासन कौन करता था, तो संरक्षित विषय का शासन गवर्नर के अधीन रखा गया। गवर्नर किसके अधीन काम करता था? कार्यकारिणी परिषद के सहायता से काम करता था। हस्तांतरित मंत्री के हाथ में, ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी रहता था, तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी। और संरक्षित सुरक्षित गवर्नर के अधीन, ये गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी? कार्यकारिणी परिषद के सहायता से काम करता था। तो पहला हो गया। दूसरा देखते, दूसरा पुराने अधिनियम में आमूल परिवर्तन किए गए। पुराना जो अधिनियम बनाया गया 1892 में, 1861 में, 1885 में, वो कुछ परिवर्तन कर दिए गए 1919 के तहत। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन की पहली बार व्यवस्था की गई। पूछेगा केंद्र में विधानमंडल था कि नहीं था? वो 2 सदन था। 2 सदन की पहली बार व्यवस्था की गई। पहले केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया था। जब 1919 आया तो विधानमंडल में ही, केंद्र के विधानमंडल में 2 सदन की पहली बार व्यवस्था की गई। प्रथम सदन, इसमें देखिए कि प्रांत में 2 शासन था, अभी केंद्र विधानमंडल में 2 सदन है। इस सदन है, ये द्वैध शासन है, शासन करने का तरीका था ये है। केंद्र विधानमंडल में 2 सदन है, पहली बार व्यवस्था की गई थी 1919 के तहत। प्रथम सदन का नाम था, केंद्र है तो केंद्रीय रहेगा, केंद्रीय विधानसभा। और द्वितीय सदन का नाम था दूसरा राज्यसभा रखा गया। केंद्रीय है तो केंद्र में विधानसभा होगा, विधानसभा, और दूसरा राज्य में होगा तो राज्य में राज्यसभा कहलाएगा। विधानसभा और राज्यसभा की स्थापना की गई। विधानसभा के जो सदस्य की संख्या 145 होगा। जो केंद्र में जो विधानसभा होगा, है ना, उसकी संख्या 145 होगा। केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा, तो विधानसभा जो होगा इसमें 145 संख्या था। वही विधानसभा के सदस्य की संख्या 145 निश्चित की गई। 145 निश्चित की गई, जिसमें 104 को निर्वाचित है। 145 को केंद्र में है, केंद्र बड़ा होता है इसलिए 145 है। 145 विधानसभा के सदस्य होंगे, 145 निश्चित की गई थी। 145 में से 104 को निर्वाचित होते थे। 104 को निकाल दीजिएगा, बचेगा 41 को। 145 में से 104 निकालेगा तो 141 केवल 41 बचेगा। निर्वाचित मतलब निर्वाचन होकर चुनाव जीत करके आते थे। 41 मनोनीत सदस्य होते थे, अपना मन से कोई सदस्य को चुन लेते थे विधानसभा में, केंद्र वाला में। 104 प्लस 41, 145 ना हो गया। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। यह विधानसभा जो 145 निश्चित की गई थी सदस्यों की संख्या, 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत सदस्य, उसकी कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। अगला है जो राज्यसभा का भी, केंद्र में विधानमंडल में 2 सदन थे, दूसरा सदन का नाम है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 60 होते थे। 60 में 33 निर्वाचित होकर चुनाव जीत कर आते थे, 27 मनोनीत सदस्य थे।
33 याद कर लीजिए, 27 घटा हो गया, बच जाएगा मनोनीत सदस्य। क्या क्या देखें तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार था। मॉन्टेग्यू भारत सचिव था, भारत सचिव जेम्स फोर्ड था भारत कोषाध्यक्ष था। इस अधिनियम की विशेषता यही है कि 1919 के तहत प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, जिसके लिए प्रांत में एक नई पद्धति की शुरुआत हुआ, जिसे द्वैध शासन पद्धति कहते हैं। द्वैध शासन 2 प्रकार से शासन पद्धति हुआ। पहला प्रांतीय विषय के 2 भाग थे। इसके यही द्वैध शासन पद्धति के अनुसार प्रांतीय विषय को 2 भाग में बांट देगा, क्योंकि प्रांत में आता है द्वैध शासन, इसलिए प्रांतीय विषय को 2 भाग बांट दिया। हस्तांतरित और सुरक्षित। हस्तांतरित जो होता था मंत्री के हाथ में होता था, यही मंत्री के हाथ में होता था हस्तांतरित, जो विधान परिषद के प्रति काम करता था, उत्तरदायी था। दूसरा था संरक्षित। संरक्षित जो होता था गवर्नर का अधीन होता था, गवर्नर के अधीन रहा, गवर्नर कार्यकारिणी परिषद के उत्तरदायी था। फिर पुराने अधिनियम में अमूल परिवर्तन करते हुए केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन की व्यवस्था की गई। 2 सदन, एक का नाम था केंद्रीय विधानसभा, दूसरा का नाम था राज्यसभा। दोनों सभा है, लेकिन केंद्र में केंद्रीय विधानसभा, राज्य में राज्यसभा। केंद्र में जब होगा विधानसभा तो उसमें 145 सदस्य की संख्या निश्चित की गई। 104 को निर्वाचित चुनाव जीत करके, बाकी बचे 41 को मनोनीत सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 60 होता था। 60 में 33 निर्वाचित होते थे, बाकी बचे 27 मनोनीत सदस्य होते थे। उन्नीस 19 के मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के तहत 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, यानी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के तहत 1920 में प्रथम समान निर्वाचन हुआ। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार 1919 में हुआ, उसी के तहत 1920 में साल भर के बाद प्रथम बार समान निर्वाचन हुआ था। पूछे 1920 में प्रथम बार समान निर्वाचन हुआ था। इस चुनाव का प्रथम बार जो समान निर्वाचन हुआ 1920 में, उसी चुनाव का कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार कर दिया था। जब 1920 में प्रथम बार समान निर्वाचन हुआ, इस चुनाव का कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार कर दिया, परंतु उदारवादी दल ने इस चुनाव में भाग लिया। कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार जरूर किया प्रथम बार समान निर्वाचन 1920 के, लेकिन उदारवादी दल ने इस चुनाव में भाग लिया था। विधानसभा में प्रवेश कर वे उत्तरदायी सरकार के कार्यान्वयन की समीक्षा करना चाहते थे उदारवादी। इसी बीच चित्तरंजन दास आते हैं। चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में आता है स्वराज पार्टी। स्वराज दल या स्वराज पार्टी का स्थापना होता है 1923 में, और विधानसभा के लिए हुए 1923 के दूसरे समान निर्वाचन में इस दल को आशातीत सफलता मिली। फिर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया, और विधानसभा चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का स्थापना होता है। और विधानसभा के लिए, किसके लिए? विधानसभा के लिए 1923 के दूसरा समान निर्वाचन हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ, 1923 में दूसरा समान निर्वाचन हुआ। पहला 1920 में था, जो कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया था और उदारवादी दल ने इसमें भाग लिया। फिर दूसरा हल था 3 वर्ष बाद 1923 के दूसरा समान निर्वाचन में स्वराज पार्टी को सफलता मिला था। विठल भाई पटेल आते हैं। विठल भाई पटेल विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जब दूसरा समान निर्वाचन 1923 में हुआ स्वराज पार्टी के तहत, तो विठल भाई पटेल विधानसभा के प्रथम, ये विधानसभा के लिए 1923 के दूसरा समान निर्वाचन हुआ था ना, वही विठल भाई पटेल विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। पूछेगा विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे, अध्यक्ष थे। स्वराज दल या स्वराज पार्टी के दूसरे लोकप्रिय नेता पंडित मोतीलाल नेहरू थे। वही पंडित मोतीलाल नेहरू दूसरे लोकप्रिय नेता थे, और प्रथम चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी के दूसरे लोकप्रिय नेता पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यही मोतीलाल नेहरू ने कार्यवाही में सक्रिय हिस्सा लिया था। दूसरे समान निर्वाचन में विधानसभा में सक्रिय हिस्सा लिया। और 8 फरवरी 1924 को, तब
और 8 फरवरी 1924 को 1919 के भारत सरकार अधिनियम में परिवर्तन करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 8 फरवरी 1924 का हुआ 1919 के भारत सरकार अधिनियम जो था, जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें परिवर्तन करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 8 फरवरी को कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को चेंज कर देंगे। कौन? मोतीलाल नेहरू ने बोला। सरकार के विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव पारित हो गया। सरकार विरोध किया फिर भी प्रस्ताव पारित होता है। विधानसभा के कार्यवाही के दौरान ब्रिटिश सरकार को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत सरकार अधिनियम अनेक दोषों से परिपूर्ण है। जो भारत सरकार अधिनियम जो बनल था 1916 अनेक दोषों से परिपूर्ण है ना। ब्रिटिश सरकार को भी यह स्वीकार करना ही पड़ गया कि भारत सरकार अधिनियम जो चेंज हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अनेक दोषों से परिपूर्ण है, इसलिए इसमें चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरदायी सरकार और स्थानीय संस्था के विकास की घोषणा पत्र ही रह गए। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1920 में प्रथम सामान्य निर्वाचन हुआ। 1920 में प्रथम सामान्य निर्वाचन हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया और उदारवादी दल ने इस चुनाव में भाग लिया। विधानसभा में प्रवेश करके वे उत्तरदायी सरकार कार्रवाई को समीक्षा करना चाहते थे। उदारवादी में ही आता है चेतन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। अब विधानसभा के लिए वही विधानसभा में प्रवेश किए थे ना, वही विधानसभा के लिए 1923 के दूसरा सामान्य निर्वाचन होता है। पहला 20 में, दूसरा 23 में होता है सामान्य निर्वाचन। इसमें सफल जीत पाते हैं और स्वराज पार्टी जीत जाता है और विठल भाई पटेल वही विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं। स्वराज पार्टी दूसरे लोकप्रिय नेता पंडित मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है, जो कार्यवाही में सक्रिय हिस्सा लिए थे। स्वराज पार्टी के कार्यवाही में सक्रिय हिस्सा लिए थे और 8 फरवरी 1924 को 1919 के 8 फरवरी 1924 को 1919 में जो बनल था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी कि भारत शासन अधिनियम 8 फरवरी 1924 को चेंज कर देता है। इसको सरकार के विरोध किया गया ब्रिटिश सरकार। फिर अंत में ब्रिटिश सरकार माना कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में दोष बहुत था, चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उदारवादी सरकार और स्थानीय संस्था के विकास की घोषणा पत्र ही रह गया। सरकार पर दबाव बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। वही कह रहा है सरकार पर बढ़ते दबाव के कारण भारत सरकार अधिनियम 1916 हर 10 वर्ष पर जांच होता था। तो भारत सरकार अधिनियम के कार्रवाई की जांच के लिए एक आयोग साइमन आयोग की नियुक्ति की गई थी। 1928 में साइमन आयोग का भारत आगमन हुआ। पूछेगा साइमन आयोग की नियुक्ति कब होल था? 1928 में। साइमन आयोग की भारत आगमन भी 28 में होल था, जिसका बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया था। जब 1928 में आता है साइमन कमीशन, इसको बहिष्कार कर दिया जाता है। भारत में संवैधानिक सुधार के लिए 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। जब साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में होता है तो फिर संविधान सुधार के लिए भारत में संवैधानिक सुधार के लिए सर्वदलीय सम्मेलन कम होता है। तो सर्वदलीय सम्मेलन होता था 1928 में, जिस समय साइमन कमीशन का बहिष्कार होता उसी समय सर्वदलीय सम्मेलन होता। क्यों होता? संवैधानिक सुधार के लिए। और पंडित मोतीलाल नेहरू जो स्वराज पार्टी के दूसरे मुख्य नेता थे, वही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अध्यक्ष ही थे मोतीलाल नेहरू। और सचिव कौन थे? सचिव चित्तरंजन दास थे। तो ही कह रहा भारत में संवैधानिक सुधार के लिए 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार की। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में ही भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार होता। पूछेगा भारत के संविधान का जो रूपरेखा तैयार हुआ था कि कहाँ हुआ था, किसके अध्यक्षता में? तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता। और जब पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार हुआ तो इसी को कहा जाता है, इसे ही नेहरू रिपोर्ट की संज्ञा मिली। नेहरू रिपोर्ट को ही कहा जाता है भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करना 1928 में। नेहरू रिपोर्ट जो है भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार किया था। उसमें नेहरू रिपोर्ट में मुख्य बातें थी क्या? औपनिवेशिक स्वराज, प्रांतीय स्वायत्तता,
सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की अस्वीकृति और वयस्क मताधिकार की स्वीकृति। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति जो है उसका अस्वीकार करें। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति, सांप्रदायिक मतलब का धर्म के आधार पर जो चुनाव पद्धति हो रहा है उसको अस्वीकार करें और वयस्क मताधिकार को स्वीकार करें। केंद्र हो और प्रांत में, दोनों में, केंद्र और प्रांत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। केंद्र और प्रांत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो और कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी माना जाए। केंद्र और प्रांत दोनों पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना होना चाहिए और कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी माना जाए। कार्यपालिका किसके प्रति? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी। तो क्या कहते हैं, सरकार पर बढ़ते दबाव का भारत सरकार अधिनियम कार्रवाई की जांच के लिए 10 बरस पाता था, जिसको साइमन आयोग कहते हैं। 1928 में आता है, इसको बहिष्कार होता है। तो भारत में फिर संवैधानिक सुधार होना चाहिए, तो होना चाहिए। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन होता है संवैधानिक सुधार के लिए। पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष में था, एक कमेटी बनल था। क्यों बनल? क्योंकि भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार हुआ था। जब भारत के संविधान का रूपरेखा तैयार हुआ तो इसी को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में बात बोला गया था कि औपनिवेशिक स्वराज और प्रांतीय स्वायत्तता, औपनिवेशिक स्वराज होना चाहिए और प्रांतीय स्वायत्तता होना चाहिए। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति जो है उसको स्वीकार करें और वयस्क मताधिकार को स्वीकार करें। केंद्र और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो और कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहे। यही नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था। टोटल 5 बात, 4 हो गया, 4 बात। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत के तत्कालीन उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन थे तत्कालीन वायसराय जिस समय साइमन कमीशन भारत आया था या नेहरू रिपोर्ट हुआ था उस समय। तत्कालीन वायसराय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। यही इरविन देखा कैसा कर रहा है, सभी लोग नेहरू रिपोर्ट के अनुसार मांग कर रहे हैं। तो लॉर्ड इरविन इंग्लैंड जाकर के सम्राट की सरकार से विचार विमर्श करना पड़ा। लॉर्ड इरविन जो था तत्कालीन वायसराय, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाकर के तो वहाँ के जो राजा था इंग्लैंड के सम्राट से, राजा के सरकार से विचार विमर्श करना पड़ा कि भारतीय लोग ऐसा कर रहे हैं। नेहरू रिपोर्ट बना लिया। तो वहाँ से लौटने के बाद कौन लौटा? तो लॉर्ड इरविन लौटते हैं, तत्कालीन वायसराय थे भारत का। वही वहाँ से लौटने के बाद राजा से बात विचार विमर्श करने के बाद लौटने के बाद 31 अक्टूबर 1929 को, 28 को नेहरू रिपोर्ट और 31 अक्टूबर साल भर के बाद 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने जो इंग्लैंड जाकर के राजा से बात किया, अब आता है भारत में, अब बोलता है 31 अक्टूबर को आता है 1929 को लॉर्ड इरविन ने एक घोषणा दिया। क्या घोषणा दिया? कि भारत को औपनिवेशिक राज्य, कैसा राज्य? औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देना है। यही घोषणा बोलता है जब इंग्लैंड से लौट करके आता है लॉर्ड इरविन। तो 31 अक्टूबर 1929 को आता है, लॉर्ड इरविन घोषणा करता है कि भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देना है। इस उद्देश्य से लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया। कहा कि भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे, लेकिन इसके बदले में है इतना जो मांग कर रहा है उसके बदले में लंदन में जाकर के गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया। तब जाके 31 अक्टूबर 1929 को ऐसा बात बोलता है और 31 अक्टूबर के बाद 12 नवंबर 1930 आ जाता है। साल भर के बाद फिर 31 अक्टूबर के बाद 12 नवंबर आता है। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। पूछेगा 12 नवंबर 1930 को क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था कि ना? तो हुआ था 12 नवंबर को। प्रथम कहेगा तो 1930 को 12 नवंबर, जिसमें कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था कि नहीं लिया था। असंतोष बढ़ गया कि कांग्रेस भाग क्यों नहीं लिया 12 नवंबर को। तो 30 में ही फिर तुरंत 1930 में महात्मा गांधी देखा कि 12 नवंबर को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, कांग्रेस भाग नहीं लिया। वही 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था, अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों ने भारत को संतुष्ट करने की कोशिश किया।
लेकिन कोशिश फेल होते गया। फिर 5 मार्च आता है 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन उनके बीच एक समझौता हुआ। 5 मार्च को समझौता हुआ जिसको कहते हैं दिल्ली समझौता के नाम से या इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को और दूसरा होता है 1931 को। लेकिन गांधी और देखा कि गांधीया 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। इसके लिए लॉर्ड इरविन जो था तत्कालीन वायसराय थे भारत के ना, दोनों के बीच समझौता होता है 5 मार्च 1931 को समझौता होता है गांधीया और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच, जिसको कहते हैं दिल्ली समझौता या इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। 5 मार्च के बाद 7 सितंबर आता है। 5 मार्च के बाद 7 सितंबर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तो द्वितीय पहला होता 12 नवंबर के दूसरा होता 7 सितंबर को। दूसरा है लेकिन 31 बोलना है, पहला रहेगा 33 बोलना है। तो 12 नवंबर को पहला और 7 सितंबर को दूसरा लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया है ना 7 सितंबर वाला में। 1 दिसंबर 1931 को यह सम्मेलन बिना किसी सफलता के समाप्त हो गया। ये भी जो महात्मा गांधी भाग लिया कांग्रेस की ओर से दूसरा में, लेकिन 1 दिसंबर आते सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीना बाद 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी फेल हो जाता है। और गोलमेज का तीसरा सम्मेलन फिर आता है नवंबर 1932 को। दिसंबर आ गया तो दिसंबर तीसरा आता है नवंबर में आ जाता है। पहला 12 नवंबर के, दूसरा 7 सितंबर को। पहला में कांग्रेस भाग नहीं लिया, दूसरा में कांग्रेस भाग लिया महात्मा गांधी। 1 दिसंबर खत्म होता है, फिर नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 31 अक्टूबर को 1930 को लॉर्ड इरविन ने घोषणा दिया था क्या कि भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने के लिए बात बोला था 31 अक्टूबर को 1929। जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर में आता है, पहला 12 नवंबर को, फिर नवंबर 1900, तीसरा लास्ट भी नवंबर में होता है 1932 में होता है। यही तीसरा के बारे में है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई थी। क्या पूछेगा किस सम्मेलन में संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति हुई था? तो संयुक्त संसदीय समिति नियुक्ति, संयुक्त संसदीय समिति का गठन तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था, जिसकी अनुशंसा के आधार पर यही संयुक्त संसदीय समिति के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 को इसी के आधार पर संयुक्त संसदीय समिति बना और इसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 भी पास हुआ था, है ना। संयुक्त संसदीय समिति के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। इस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 4 अगस्त 1935 को मोहर लगाए। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, लेकिन मोहर लगा था ब्रिटिश सरकार लगा था। तो ब्रिटिश की सरकार लॉर्ड इरविन के समय था, तो वही सरकार था, वही ब्रिटिश सरकार द्वारा 4 अगस्त 1935 को पारित मोहर लगल था। मोहर कहेगा 1935 पास हुआ भारत सरकार अधिनियम, लेकिन पारित मोहर लगल था 4 अगस्त को। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या था? जो भारत सरकार अधिनियम जो पारित हुआ 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 4 अगस्त को मोहर लगा, तो यही भारत सरकार अधिनियम का मुख्य 1935 की विशेषता बताना है। तो पहला विशेषता यही है भारतीय संघ की रचना का प्रस्ताव। सब तीसरे गोलमेज सम्मेलन हो रहा बात भारतीय संघ की रचना का प्रस्ताव, भारतीय संघ की जो रचना है उसका प्रस्ताव रखा जाए। संघीय कार्यपालिका का एक अंश संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बना। संघीय कार्यपालिका का एक जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका का जो एक अंश तो संघीय कार्यपालिका से संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बना। संघीय कार्यपालिका जो है एक अंश इसका, तो संघीय कार्यपालिका तो संघीय रहेगा, वैसे ही कार्यपालिका के जगह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बना रहेगा। तीसरा कह रहा विषयों का बंटवारा कर दिया गया 1935 के तहत। विषय जो था उसका बंटवारा जैसे और 3 सूची बनाई गई। विषय का बंटवारा करके 3 सूची। पहला संघ सूची 59 विषय 55 और 59। प्रांतीय सूची दूसरा प्रांतीय सूची 54 विषय। ये पहला सूची हो गया 59 विषय और दूसरा सूची का प्रांतीय सूची जैसे है ना
प्रांतीय सूची 54 विषय, 59 में 4 घटेगा 5 तो 54 बचेगा, 5 कम करके प्रांतीय सूची 54 विषय और सामंती सूची 36 विषय रखेगा। 1935 भारत सरकार अधिनियम बताया था। संघ सूची में 59 विषय, फिर 54 विषय, प्रांतीय सूची में, सामंती सूची में 36 विषय। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया कि संघीय न्यायालय होगा, लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना के प्रस्ताव रखा गया था। इस संघीय कार्यपालिका का एक अंश संघीय व्यवस्थापका का प्रति उत्तरदायी। इसमें का संघीय न्यायालय की स्थापना होगा और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना होगा। संघीय न्यायालय की तो स्थापना होकर करेगा और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना का भी चर्चा हुआ। विधानमंडल और मताधिकार का विस्तार इत्यादि। विधानमंडल का भी विस्तार होना चाहिए और मताधिकार का भी विस्तार के बारे में चर्चा है। विधानमंडल मताधिकार दोनों का विस्तार की चर्चा है। इसमें कोई खास नहीं, बस इतना ही देखना है कि तीसरा गोल में सम्मेलन नंबर 1932 हुआ। इसी के आधार पर एक संयुक्त संसदीय समिति बना। इसी के संयुक्त संसदीय समिति के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने इस पर 4 अगस्त 1935 को मोहर लगाया है ना। इसकी विशेषता यही है 35 वाला के, भारतीय संघ की रचना का प्रस्ताव हो और संघीय कार्यपालिका का प्रस्ताव हो। संघीय कार्यपालिका का एक अंश है, एक अंश संघीय कार्यपालिका तो संघीय व्यवस्थापका के प्रति उत्तरदायी हो। दूसरा का विषय का बंटवारा कर दिया और 3 सूची बना दिया। संघ सूची, प्रांतीय सूची, राज्य सूची का। इसको संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय राज्य सूची में 54 विषय 5 कम, सामंती सूची में 36 विषय रखा गया। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुआ और विधानमंडल और मताधिकार का विस्तार किया गया 1935 के तहत। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत फिर क्या हुआ, 1937 में चुनाव होता है। 2 वर्ष बाद 37 में चुनाव होता है और चुनाव होता है तो इसमें कांग्रेस जीत जाता है। इसमें कांग्रेस पर्याप्त सफलता मिलता है। 1937 के चुनाव, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीता। लेकिन मंत्रिमंडल के निर्माण के प्रश्न पर मतभेद बना रहा। पहले हम जानते हैं कि कांग्रेस चुनाव जीत गया 1937 के चुनाव में, लेकिन मंत्रिमंडल के कैसे निर्माण होगा इस प्रश्न पर मतभेद विवाद रहा। मंत्रिमंडल के निर्माण के प्रश्न पर मतभेद बना रहा। अंत में कांग्रेस ने देखा कि मतभेद बन रही है, हम चुनाव जीते गए 37 वाला। इसलिए कांग्रेस ने अपने बहुमत वाले प्रांतों में, जहाँ 1937 के चुनाव में बहुमत मिला था कांग्रेस को, वही बहुमत वाले कांग्रेस प्रांत में जाते हैं, राज्य में जाता है कांग्रेस। अब इस शर्त के साथ मंत्रिमंडल का निर्माण किया कि वहाँ के गवर्नर अपने, जिस प्रांत में मंत्रिमंडल बनाया कांग्रेस, वहाँ के गवर्नर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। देखा कि मंत्रिमंडल गठबंधन से बना, अब बहुमत वाला प्रांत में जाता है और कहता कि देख गवर्नर का तू अपना मर्जी से, गवर्नर का बोलता है, गवर्नर कोई होगा ना। जिस प्रांत में 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था उस प्रांत में जाता है और कहता है कि देख गवर्नर तू अपना मर्जी से विशेषाधिकार स्पेशल का प्रयोग नहीं करेगा, गवर्नर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा कांग्रेस बोलता है बहुमत वाले प्रांत में जाकर के। वही प्रांतीय स्वायत्तता को कार्यान्वित किया गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। उसी के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार से मतभेद के कारण कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया। देखा कि 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो इसी के 20 प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार से मतभेद हो गया था कांग्रेस का कि तो हमको बोले थे आज़ाद करने को, नहीं आज़ाद कराया। इसलिए कांग्रेस का मतभेद हो गया क्या करा ब्रिटिश सरकार से 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर मतभेद हुआ कांग्रेस के। इसके कारण कांग्रेसी जो थे मंत्रिमंडल, कांग्रेसी जितना मंत्रिमंडल थे त्याग पत्र देते। देखा कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल है था सब त्याग पत्र दे दो, का तो ब्रिटिश सरकार से मतभेद हो गया ना, इसलिए तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया। और 1935 के अधिनियम के अनुसार देखा जाए न तो संघीय योजना का प्रारूप दिया जा सकता। क्यों? मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया सभी कांग्रेसी, तो इसलिए 1935 के शासन अधिनियम के अनुसार न तो संघीय योजना का कार्यरूप दिया जा सकता है और न ही विधानमंडल का नए सिरे से गठन किया गया। न तो संघीय योजना का कार्यरूप बनाया गया, न ही संघीय योजना का कार्यरूप बनाया गया और न ही विधानमंडल को नए सिरे से गठन किया गया।
1935 के तहत। परिणाम स्वरूप रिजल्ट आता है भारतीयों का असंतोष कायम रहा। तो क्या हुआ, न संघीय योजना बना और न ही विधानमंडल का नया सिरे से निर्माण हुआ, इसलिए भारतीयों का असंतोष बना रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही 1939 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कुछ नहीं, इसमें यही देखना है 1935 के सरकार के अधिनियम के अंतर्गत 37 चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत जाता है तो मंत्रिमंडल के निर्माण, कांग्रेस भले जीत जाता है लेकिन मंत्रिमंडल के निर्माण का प्रश्न मतभेद बना रहा। तो बना रहा तो कांग्रेस कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन अंत में जीते हुए प्रांत में जाता है कांग्रेस और जाकर वहाँ अपना मर्जी से मंत्रिमंडल का निर्माण कर देता है। धर लो, हम कर दें क्योंकि हमको यहाँ बहुमत है प्रांत में, तो कर दिया कांग्रेस। और वहाँ के गवर्नर को देखा मंत्रिमंडल बन गया तो मंत्री के अनुसार ही काम होगा, इससे गवर्नर को विशेषाधिकार खत्म कर दिया, प्रयोग नहीं करेगा और मंत्रिमंडल अपना हक से काम करेगा। प्रांतीय स्वायत्तता का कार्यान्वित किया गया। 1939 में द्वितीय विश्व के प्रश्न पर ही ब्रिटिश सरकार से मतभेद हो गया कांग्रेस को। इसे 1939 में ही कांग्रेसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही मंत्रिमंडल, कांग्रेसी जितना मंत्रिमंडल थे न बने थे, यहाँ पर प्रांतों में मंत्रिमंडल का निर्माण किया था, तो बहुमत वाले प्रांतों में वही देखा कि 1940 में मतभेद हो गया ब्रिटिश सरकार से, इसलिए कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने मिलकर के त्याग पत्र दे दिया 1940 में। पूछ सकता है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र कब दिया 1940 में, 36 में देता कहेंगे। 1935 के अधिनियम के अनुसार ही देखा संघीय योजना का कार्य दिया जा सका, न तो संघीय योजना का कार्य दिया गया और न ही विधानमंडल को नए सिरे से गठन किया गया, न विधानमंडल का नए सिरे से गठन किया गया। इसलिए भारतीयों का संतोष कायम रहा और द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 खत्म होता, उसी समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता। कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब होता, 1942 में। अब देखते हैं लोग संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है। संविधान सभा का निर्माण 1939 में युद्ध समाप्त हो गया, तो 1946 में युद्ध समाप्त होता है। 45 तक चलता है प्रथम विश्व युद्ध, तो 45 में समाप्त होता है और 46 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भेजा, भारत भेजा था। एगो साइमन कमीशन भेजा था 1928 में। 1946 में ब्रिटिश सरकार देखा कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, इसलिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा। और जब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया तो आगमन के साथ साथ संविधान सभा की रचना का कार्य प्रारंभ हो गया। यहाँ सवाल पूछेगा, भारत में संविधान सभा की रचना जो था, रचना का कार्य प्रारंभ हो गया किसके तहत, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, उसी के तहत संविधान सभा की रचना प्रारंभ हुआ था। परंतु इसकी रचना यानी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की रचना की प्रक्रिया को लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया है ना। ब्रिटिश सरकार तो जरूर भेजा, ब्रिटिश सरकार कहा 1946 में कैबिनेट मिशन के जाओ भारत आ जाओ, संविधान सभा की रचना का कार्य प्रारंभ करो। और जब ही संविधान सभा की रचना का प्रारंभ होता है तो कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में दोनों में मतभेद होता है, दोनों में मतभेद हो जाता है। मतभेद का मुख्य कारण क्या था, तो ब्रिटिश प्रांतों को, जो ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत मतलब वैसा प्रांत जो ब्रिटिश के हक में था, वैसा जगह जो ब्रिटिश के हक में था, वही ब्रिटिश प्रांत को 3 समूह में बांटा जाना था। ब्रिटिश प्रांत जो था ना 3 समूहों में बांटा जाना था। ब्रिटिश प्रांत जो था, ये ब्रिटिश प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाना। तीनों समूह को अलग अलग 3 समूह को बांट देना था और तीनों समूह को बांट करके अलग रह, तीनों समूह अलग भी रह सकता है या कोई संघ में जाके मिल जाने की छूट भी था। कहा कि देखो ब्रिटिश प्रांत है तो हाँ, तो तीनों समूह में बांट दो, और नहीं तो तीनों समूह में बांट करके अलग अलग रहने के लिए इजाज़त दे दिया या संघ में मिल जाने की छूट दे दी। इन गतिविधियों
के बावजूद संविधान सभा के लिए फिर भी जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। कांग्रेस मुस्लिम लीग में मतभेद हुआ, फिर भी 46 में आता है कैबिनेट मिशन और जुलाई का महीना आता है 1946 में चुनाव हो जाता है। जुलाई में चुनाव होता है। जुलाई के बाद दिसंबर आता है, 9 दिसंबर को 1946 के तक संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। 46 में शुरू होता है, जुलाई में चुनाव होता है और दिसंबर आते आते 9 दिसंबर तक संविधान सभा का कार्य था निर्माण का प्रक्रिया पूरा हो जाता है। संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा हो गया और संविधान सभा में उस समय 299 सदस्य, कितने 299 सदस्य। तो क्या कहते हैं लोग, संविधान सभा का निर्माण युद्ध समाप्ति के बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कैबिनेट मिशन भेजा। तो कैबिनेट मिशन भेजा, यही कैबिनेट मिशन भारत भेजा। यही कैबिनेट मिशन भारत आता है तो संविधान सभा की रचना का निर्माण की प्रक्रिया शुरू करता है। तो उसी के बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद होता है, लड़ाई होने का कारण क्या है, जो ब्रिटिश प्रांत उनको 3 समूह में बांट दिया गया था। अब तीनों समूह में बोल दिया गया था क्या है, चाहे तो अलग रहो, तीनों समूह को अलग रहने की इजाज़त दे दिया, और नहीं तो मन होगा तो कोई संघ में जाकर मिल जाओ। फिर भी इतना गतिविधि होगा, फिर भी संविधान सभा का चुनाव होता है जुलाई में चुनाव होता है और 9 दिसंबर आते आते संविधान सभा का निर्माण का प्रक्रिया पूरा होता है। यही संविधान सभा का निर्माण का प्रक्रिया 9 दिसंबर को पूरा हो जाता है। और उस समय संविधान सभा का निर्माण करने वाला जो भी सदस्य थे 299 सदस्य मिलकर किए थे। 9 दिसंबर को संविधान सभा का निर्माण 299 सदस्य थे उस समय संविधान सभा में। कह रहा है संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के 299 सदस्य ना, इनका चुनाव जुलाई 1946 में चुनाव हुआ तो किसका चुनाव हल होगा, तो संविधान सभा में 299 सदस्य का चुनाव हल था। वही का संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा एक निर्वाचित संस्था, कैसा निर्वाचित संस्था, जो निर्वाचित मतलब का जब भी संविधान सभा का सदस्य बनेगा, निर्वाचन के द्वारा वोट पड़ेगा, चुनाव जीत कर आएगा, वही सदस्य बनेगा। इसलिए संविधान सभा एक निर्वाचित संस्था है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल द्वारा होता है। निर्वाचित संस्था होता है तो कौन सा निर्वाचन करता है, प्रांतीय विधानमंडल द्वारा होता है। प्रांतीय विधानमंडल द्वारा निर्वाचन होता है। संविधान सभा का सदस्य पूछेगा, संविधान सभा का सदस्य क्या है, निर्वाचित संस्था है कि नहीं, तो हाँ निर्वाचित संस्था है, प्रांतीय विधानमंडल द्वारा निर्वाचन होता है। भारत के विभिन्न भागों और वर्गों के, चाहे वर्ग मतलब क्या है, SC ST OBC जो भी रहे, विभिन्न भाग मतलब के बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु कहीं से, और वर्गों के प्रतिनिधि को इसमें स्थान मिला। कहा कि भारत के विभिन्न भागों के वर्ग, विभिन्न भागों का स्थान के जो भी प्रतिनिधि आन के संविधान सभा का सदस्य में शामिल हो सकता है, चुनाव जीत कर आ सकता है, वो भी प्रांतीय विधानमंडल से चुनाव जीत करके। देशी राज्य के प्रतिनिधि को भी इसमें स्थान दिया गया। जो देशी राज्य जो था, देशी राज्य, तो देशी राज्य के प्रतिनिधि है तो हाँ तुमको भी संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए स्थान दे दिया गया। इस प्रकार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। तो क्या देखे, संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए 299 सदस्य थे उस समय। एक निर्वाचित संस्था है, इसका निर्वाचन चुनाव प्रांतीय विधानमंडल द्वारा होता है। इसमें देशी राज्यों को भी स्थान दे दिया गया, प्रतिनिधि को भी स्थान दे दिया गया सदस्य बनने के लिए, और भारत के विभिन्न भागों और वर्गों के भी प्रतिनिधि को भी स्थान दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। 9 दिसंबर के बनल थे
है ना 9 दिसंबर के ना 1946 तक संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनल थे और 9-11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी बन गए थे। अब देखते हैं प्रारूप समिति का गठन के बारे में। तो 29 अगस्त 1947 है ना, जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। कैबिनेट मिशन के योजना के तहत 9 दिसंबर को संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। 299 सदस्य। अब 29 अगस्त आता है। 29 अगस्त 1947 साल भर के बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। यहाँ पूछेगा 29 अगस्त 1947 का था संविधान सभा जो बनकर तैयार हो था 9 दिसंबर को 1946 को, तो वही संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। पूछेगा प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो गया। तो ये प्रारूप समिति का गठन अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया अध्यक्ष। इस समिति ने प्रारूप समिति ने काफी सोच समझ करके संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। उससे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था प्रारूप समिति के और 29 अगस्त 1947 को साल भर के बाद फरवरी 1948 में प्रकाशित होता है। गठन हो गया था 47 में 29 अगस्त को। अब प्रकाशित होता था इस साल भर के बाद फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया प्रारूप समिति को। फरवरी 1947 में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के वो 4 नवंबर 1948 को, फरवरी के बाद 48 में रहेगा, लेकिन फरवरी के बाद 4 नवंबर 1948 को 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सामने पेश किया। प्रकाशित होता था आपको फरवरी में, लेकिन संविधान अम्बेडकर ने क्या किया 4 नवंबर 1948 को 4 नवंबर 1948 को बड़ी बहस करने के बाद संविधान का जो प्रारूप था संविधान सभा के सामने, संविधान का प्रारूप जो बनकर तैयार होता था वो संविधान सभा के सामने पेश किया। 4 नवंबर को पेश किया था। डॉक्टर अम्बेडकर को भारत का संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक अम्बेडकर जी थे। इसमें यही देखे प्रारूप समिति गठन में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। फरवरी में 48 में साल भर के बाद फरवरी में प्रकाशित होता है। 4 नवंबर को अम्बेडकर जी संविधान सभा का जो प्रारूप था उस संविधान के सामने ला करके पेश करते हैं। इसलिए भारतीय संविधान का जनक अम्बेडकर जी थे। संविधान के प्रारूप की स्वीकृति। प्रारूप समिति का गठन तो 29 अगस्त 1947 को था। 29 अगस्त को, लेकिन स्वीकृति संविधान के प्रारूप की स्वीकृति 4 नवंबर को संविधान का प्रारूप संविधान के सामने पेश किया गया था ना। फिर 26 नवंबर 1949 को आते थे स्वीकृति ले लिया था। तो वही है संविधान प्रारूप की स्वीकृति। संविधान के प्रारूप संविधान सभा में जो प्रारूप बनल था, इस प्रारूप संविधान सभा में 144 दिन तक बहस चल था। 4 नवंबर 1947 को जब पेश किया गया था संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सामने, तो तब जाकर 144 दिन तक बहस होता है। 144 दिन तक बहस तब विचार होता रहा। इसमें 2473 संशोधन पेश किए गए थे। कितना? 2473 संशोधन होता था। 2473 संशोधन। 4 नवंबर के बाद सीधे
आइए 22 दिन बाद 26 नवंबर 1949, साल भर के बाद। 4 नवंबर को तो पेश हो किया था संविधान सभा के सामने संविधान का प्रारूप। तो साल भर के बाद 144 दिन के मतलब का 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था। पहले पेश हुआ फरवरी में, फिर 4 नवंबर को, फिर साल भर के बाद 144 दिन तक बहस हुआ। 2473 संशोधन हुआ। 26 नवंबर 1949 को नया संविधान जो है अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब इसमें कोई संशोधन होगा। इस स्वीकृति संविधान में जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया, तो अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, तो उसमें संविधान में 395 अनुच्छेद बनाया गया था। कितना? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था। तो वही संविधान का उद्घाटन होता फिर साल भर के बाद। 26 नवंबर 1949 के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होल था। इस दिन है ना उद्घाटन होल था। उद्घाटन में लागू नवनिर्मित संविधान सारे भारत में लागू कर दिया गया था 26 जनवरी को। उसके बाद भारत गणतंत्र बनता है 26 जनवरी को। भारत गणतंत्र बनता है 26 जनवरी को। हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए, भारत स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना कैसे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर जुलाई 1946 में चुनाव हुआ और 9 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया पूरा हो गया था। वही कह रहा 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरा हो गया था और है ना पूरा हुआ। और 29 दिसंबर 1946 था कहते हैं 29 दिसंबर है। संविधान निर्माण काल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरा हुआ। फिर 29 दिसंबर, 9 दिसंबर के बाद 20 दिन के बाद 29 दिसंबर 1946 को खत्म हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण हुआ। फिर आगे 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नवनिर्वाचित प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त को। और संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर से 29 दिसंबर 1946 को हुआ। चलिए, 4 नवंबर 1948 को आता है। तो 29 अगस्त प्रारूप समिति का गठन होता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है और फरवरी 1948 में साल भर के बाद प्रकाशित होता है। फिर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का जो प्रारूप हल था उसका संवैधानिक सभा के सामने पेश करता है। वही है 4 नवंबर 1948 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है और 4 नवंबर ऐसे फरवरी में भी पेश होता है। 48 में संविधान सभा के में पेश होता है। 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप प्रस्तुत कर लेता है। संविधान सभा का प्रारूप प्रस्तुत माने पेश कर लेता है ना। प्रारूप समिति द्वारा संविधान का जो प्रारूप है प्रस्तुत होता है यानी पेश होता है संविधान सभा के सामने अम्बेडकर जी द्वारा 4 नवंबर 1948 को। फिर 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान पर संविधान सभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होल था। संविधान सभा पर अंतिम रूप से संविधान सभा का पेश होल था आपको 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें कोई संशोधन न होगा है ना। 144 दिन तक बहस हुआ। 2473 144 दिन तक बहस हुआ। 2473 संशोधन हुआ। तब जाकर 26 नवंबर 1949 को नया संविधान का अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया था। वही करा 26 नवंबर 1949 को संविधान पर संविधान सभा के अध्यक्ष
थे ना, उन लोग का हस्ताक्षर होता है, जो भी अध्यक्ष थे, और संविधान बनकर तैयार होता है हस्ताक्षर के साथ। और अंतिम रूप से संविधान को स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर को। फिर साल भर के बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस बना दिया जाता है और संविधान पूरे देश में लागू हो जाता है। इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम लोग 26 जनवरी को। नाइन्थ क्लास भारतीय भवन के तीसरा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस, संविधान की रचना और मूल्य। विषय प्रस्तुत है। संविधान से क्या मतलब होता है? संविधान से अभिप्राय क्या है? तो संविधान से अभिप्राय यही है कि सरकार की बनावट के बारे में पता चलता है। सरकार की ढांचा, सरकार की बनावट, सरकार के ढांचा, संगठन से है। कहीं पूछेगा संविधान से अभिप्राय है कि सरकार की बनावट और ढांचा संगठन से है। प्रत्येक सरकार को चलाने के लिए योजना चाहिए, खाका या स्वरूप की आवश्यकता होती है। कोई भी सरकार रहेगा, प्रत्येक सरकार को चलाने के लिए योजना में प्लान बनाता है, खाका या स्वरूप की आवश्यकता होती है। सरकार के लिए कुछ लिखित या अलिखित नियम, सिद्धांत नियम लिखित रहे या अलिखित रहे, लिखित अलिखित नियम, सिद्धांत, नीतियों, कार्यक्रम की भी आवश्यकता होती है, जिनके अनुसार उसका संचालन किया जाता है। इसके संग्रह को ही संविधान कहते हैं। ये जितना संग्रह सभी को ही संविधान कहते हैं। पूछे संविधान के परिभाषा पूछे तो क्या है? संविधान से अभिप्राय है सरकार की बनावट का पता चलता है, ढांचा के संगठन से पता चलता है। सरकार को चलाना है तो सरकार को चलाने के लिए योजना, खाका, स्वरूप की आवश्यकता होती है। फिर लिखित अलिखित नियम होता है, सिद्धांत होता है, नीति होता है, कार्यक्रम होता है, ये सब की आवश्यकता पड़ता है। इस सभी के अनुसार, जिनके अनुसार उसका संचालन होता है, सभी के अनुसार देश संचालन चलता है। इसके संग्रह को ही संविधान कहते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य के लिए संविधान की अवश्य आवश्यकता पड़ती है भाई, ठीक ना। कर रहा है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य, कोई भी लोकतांत्रिक राज्य है वहाँ संविधान की अवश्य जरूरी आवश्यकता पड़ती है। बिना समझिए कि उस देश में संविधान नहीं है तो समझिए को लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। भारत का भी अपना संविधान है, तभी भारत संविधान अपना संविधान है, तो इसलिए भारत लोकतांत्रिक देश कहलाता है। 1947 में भारत का विश्व के राजनीतिक स्थिति पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय होता है। भारत कब स्वतंत्र होता है? 1947 में। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाने में आवश्यकता पड़ी। संविधान बनाने के लिए दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा के स्थापना हुआ। पूछेगा संविधान, यहाँ से सवाल बनेगा, संविधान बनाने के लिए दिसंबर में, कब? दिसंबर की बात है, दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा की स्थापना हुआ था। पूछेगा संविधान बनाने के लिए दिसंबर में 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की स्थापना हुआ था। संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो संविधान सभा की स्थापना दिसंबर 1946 को होता। क्यों था? संविधान बनाने के लिए दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। तो संविधान सभा की स्थापना जब हुआ दिसंबर में 1946 में, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा नया संविधान बनाने में लगा। और 26 दिसंबर में हुआ संविधान सभा की स्थापना, और 2 वर्ष दिसंबर के बाद 1946 में 2 वर्ष जोड़िएगा तो 2 वर्ष 11 18 महीना, तो 26 नवंबर 1950 होता है। 26 नवंबर 1950 को स्वतंत्र भारत का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1950 को भारत का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। 46 में स्टार्ट हुआ, दिसंबर से संविधान सभा का स्थापना हुआ, और 26 जनवरी 1950 को, लेकिन दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की स्थापना होता है दिसंबर में 1940 में। 2 बरस 11